सभी को जय जिनेन्द्र। आप सबका एक बार फिर से जैनिंद के सेशन में स्वागत है। जैसा सब आपको विदित है कि जो हमारी लर्निंग सीरीज चल रही है वो क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक कर्म सिद्धांत के ऊपर आधारित है। और आज का सेशन जो है उसके उसमें हम सबका ये सौभाग्य है कि डॉक्टर विभा जी ये सेशन लेना वाली हैं। और वह आज चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के ऊपर आधारित अपना सेशन करेंगी। इन दो चैप्टर में जो टॉपिक हैं वो हैं पुद्गल परिचय और जीव परिचय। ये दोनों ही टॉपिक आसान नहीं है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम अपनी स्थिति देखें तो हम जीव हैं और एक पुद्गल रूपी शरीर में रुके हुए हैं। तो आज डॉक्टर विभा जी इसके ऊपर बहुत चर्चा करेंगी। डॉक्टर विभा जी पहले भी काफ़ी सेशन ले चुकी हैं, हम सभी जानते हैं, पर जैसे हमारी इस सीरीज़ का या सेशन की एक औपचारिकता है कि हम स्पीकर का इंट्रोडक्शन जरूर दें। तो मैं उनका इंट्रोडक्शन पहले देता हूँ, फिर मैं डॉक्टर विभा जी को हैंड ओवर करूँगा ताकि वो इस चर्चा को आगे बढ़ा पाएँ। Dr. Vibhaji is a postgraduate and a PhD in the field of banking from Delhi University. Vibhaji retired as professor in Commerce Department at Janki Devi Memorial College, University of Delhi. She was a visiting faculty at prestigious institutes like IFT Delhi, MDI Gurgaon, IMT Ghaziabad, and Ford School of Management. She has been credited with various research articles published in national and international journals, as well as a book on non-performing assets in Indian commercial banks. Dr. Vibhaji is deeply involved in empowering Jain educational institutions and is actively engaged in Jain socio-cultural cultural programs, being Mahamantri of the Jain Mahasamiti Delhi chapter, apart from being member of various other renowned Jain forums. Dr. Vibhaji had been to Vietnam for studying the existence of Jain Dharma in South Asian countries, a regular participant in analysis of various Jain Shastras held in evening at her initiative at the local Jain temple, has been able to attract good number of devotees. Currently, her mission is to apply the 10 virtues of Jain Dharma in actual life. Thank you, Bhaji, for taking today's session. I welcome you. Handing over to you, please. Now, everybody can look upon the screen. Yes, Vibhaji, I सब can. लोग देख पा रहे हैं? Yes, yes, yes. हाँ, आप इसका स्लाइड शो प्ले कर लें। okay. Is it okay now? हाँ Yes, जी, perfect. आ गया, आ गया। नहीं, पहले मेरे को पहला ही करना है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अब देखिए, मैंने ना यहाँ पे मेरे को जो करना है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 करना है। फिर तो उससे पहले मेरे को ये बहुत अच्छा लगा जो बुक का कवर है, इसको मैं इसके पीछे जो महात्म है, जो इसका मतलब पुस्तक का आशय है, वो मैं बताना चाहती हूँ। इसको पहले ध्यान से देखिएगा क्या है ये, तब मैं इसका परिचय दूंगी। इसमें एक सागर बना हुआ है, पानी से दिखाया गया है, और कमल है। हम सब जानते हैं कि जो कमल होता है, उसका जो कमल पानी से अलग होता है, परंतु यहाँ पे कमल की डंडी है और वो झुकी हुई है और पानी में है। सबसे बड़ा चीज यही हमें समझना है, और ये हमारी पोजीशन को दर्शाता है कि हमारी पोजीशन क्या है। उसी को इस चित्र में दिखा गया है। जैसे एक इसमें क्या दिखाया गया है, अर्ध विकसित कमल, पूरा कमल अभी विकसित नहीं हुआ है। जो मेरी सिचुएशन है, जल से बाहर होना चाहिए परंतु हम नहीं है। तो कमल को हमने क्या बताया है? कमल को संसारी जीव बताया है, उसको संसारी जीव की उपमा के लिए लिया गया है, और सागर को अनंत कर्म राशि रूप लिया गया है। अब हम और आप अपनी सिचुएशन सब लोग देखिए, पूरा ये जिनेन्द्र वर्णी जी की जो पूरी पुस्तक है, ये महसूस करने वाली है, ये केवल रटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। जिस सेंटेंस को आप महसूस कर लेंगे तो आपको लगेगा मेरी ही तो सिचुएशन वर्णी जी ने गाई है।
मेरे को ही तो टारगेट करके वर्णी जी ने लिखा है। तो उसमें क्या है, जो सागर है वो अनंत कर्म राशि रूप लिया गया। आप बताइए, जिस प्रकार कमल का स्वभाव जल से भार का है, क्या मैं जीव कर्म राशि से अलग रह पाई हूं? बस उसी को वर्णी जी ने दर्शाया है। उन्होंने ये महसूस किया और उसी को दर्शा के बताए। देखिए, स्वभाव कर्मों के बंध से बाहर रहना है, उसमें डूब कर रहना नहीं है। मेरा स्वभाव आत्मा, मैं आत्मा हूं, और आत्मा का स्वभाव है कर शुद्ध आत्मा का स्वभाव क्या है, क्योंकि स्वभाव हमेशा शुद्धता ही में होता है। तो स्वभाव में क्या है, कर्मों में डूब कर रहना नहीं है। क्या है, कर्मों से अलग रहना है। बस यही हमारा स्वभाव है। तो अब इसको देखिए, ये कहाँ चला गया? आपको, मुझे दिख रहा है आपका अभी भी चित्र परिचय वाली स्लाइड। मेरा को नहीं दिख रहा, ये कहीं चला गया। आप मैं एस्केप की एक बार प्रेस करिए। ये अचानक ही चला गया कहीं। और कर्मों के सागर में डूब गया लगता है। हाँ, नहीं जी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, परंतु ये कहाँ अचानक चला गया। मैं तो वैसे ही बोलती हूँ, बट मेरे को लग रहा है कि अगर ये सामने हुआ तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एस्केप की मैंने 2-3 दफा कर चुकी, तो बट ओल्ट नहीं। ओल्ट के साथ टैब की प्रेस कीजिए तो आपको शायद ऑप्शन दिखेगा सामने कि कौन से क्या चीज़ दिखा रहे हैं आप। क्योंकि हमें आपका दिख रहा है ये चित्र हाँ। ओके, नाउ इट हैज कम। ओके। फाइन, सॉरी। हाँ। ओके, अब आप देखिए, क्योंकि मैं स्वभाव के अपने विरुद्ध हो गई, तो विरोध हो गई, तो वो ये कमल की तरफ दिखाया जा रहा है कि कमल को ऊपर आना था, परंतु वो उसी संसार में डूबत रह गया। तो आप देखिए, स्वभाव विरुद्ध होने के कारण कर्म निष्ठ जीव भी विकास की बजाय हास को प्राप्त हो गया। हास यहाँ पे क्या, दुख तथा ताप जलकर नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मेरा नष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि जीव आत्मा नष्ट हो गई, नहीं। क्योंकि मेरा जो काम था, जिस कार्य के लिए मैं आई हूं, उस कार्य को ना कर पाई, तो इसलिए दुख के भवंडर में घूमती चली जा रही हूँ। एक दफा मतलब संसार में पैदा होती हूँ, एक भाव में पैदा होती हूँ, वहां से देह को त्यागती हूँ, दूसरे में चली जाती हूँ, वहां दुख सहती हूँ, तीसरे में चली जाती हूँ, और इसी तरह ये जो इतना सुंदर मनुष्य जन्म मिला था, वो खत्म होता जा रहा है। तो इसीलिए जैसे विकास रुद्ध हो जाने के कारण संसारी जीव सदा निराशा में गर्दन लटकाए रहता है, बस बिल्कुल उसी चीज को इन्होंने कमल के द्वारा दिखाया है कि वो संसार में कैसे कर्मों में दबता चला जा रहा है। बस यही है। तो मुझे इसका कवर बहुत पसंद आया था, इसीलिए मैंने इसको करा। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, द्रव्य। तो द्रव्य हम सबको पता है कि ये 6 द्रव्य होते हैं, इसको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट आज मैं पुद्गल पहले लूंगी और फिर उसके बाद जीव लूंगी। तो अब आप देखिए, पुद्गल, पुद्गल में अब आज जो सबसे बड़ी हमारी मिसकंसेप्शन है वो क्या है, मेरे अलावा जितना संसार में मेरे को नॉन लिविंग चीजें दिख रही हैं, कंप्यूटर, पेंसिल, रबर, एनीथिंग वॉट एवर यू से, और या मेरा अपना शरीर, ये सब हम इसे पुद्गल कहते हैं। तो वर्णी जी ने बहुत सुंदर बात बताया है कि जो पुद्गल है वो यद्यपि बताया तो इंद्रिय गोचर है, परंतु वास्तव में ये नहीं है। जो मैं इससे पहले, मेरे को इतना ध्यान नहीं था, मैंने इस पे कभी भी जोर नहीं दिया था। इंद्रिय ग्राही जो भी जगत के पदार्थ हैं, इंद्रियों के द्वारा जो भी दिखे जाते हैं, वो मूलभूत पुद्गल नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो संयोगी पर्याय है, स्थूल द्रव्य की पर्याय है, व्यंजन पर्याय, आप किसी भी नाम से उन्हें कहिए। तो वो सब क्या कहलाता है, एक वर्ड से हम उसे जानते हैं कि वो स्कंद है,
और मूलभूत पर्याय क्या है, स्कंद किस चीज का बना है, वो परमाणु का बना है। तो मूलभूत जो पदार्थ है वो पुद्गल का मूलभूत पदार्थ क्या है, परमाणु है। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एनलिस्ट की गई हैं। यह एक प्रदेशी होता है। तो प्रदेश क्या, जबकि ये अभी आगे भी बहुत कुछ डिटेल में आएगा। प्रदेश वो सबसे क्षेत्र का सबसे छोटा जो आपका स्पेस है, सबसे छोटी, जो उसके बाद उसको डिवीजन फर्दर नहीं किया जा सके, उसको एक प्रदेश कहते हैं। अब उस प्रदेश अपेक्षा हम इसको पुद्गल को डिफाइन करते हैं कि एक दूसरे से अपने स्थूल जो प्रदेश में कितने परमाणु, परमाणु सबसे छोटी चीज, उसके बाद उसका अणु आता है। तो हम उसमें क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो परमाणु है, जो जो मेन मूलभूत पदार्थ है, वो उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में करेंगे। तो क्योंकि उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है स्थूल पने की, और उस स्थूल पने की कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा वो आपस में टकराते हैं, परंतु एक के अंदर एक नहीं जाते, एक को दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उस गुण के कारण वो स्कंध रूप बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। इसीलिए इसको हमने क्या कहा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने स्कंध की क्या कहा, ये खंडित है और सादी शांत है। अब खंडित क्यों कहा, देखिए थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा। हो सकता है मैं थोड़ा सा टाइम ले लूं, मैं बहुत जल्दी भी कर सकती हूँ, परंतु अगर मैंने डिफाइन नहीं किया तो शायद हम सबको नहीं समझ आएगा। तो खंडित मतलब स्कंद में बहुत सारे परमाणु, तो उसमें कुछ परमाणु उसमें ऐड होते रहते हैं, कुछ परमाणु उसमें से निकलते रहते हैं। इसका मतलब वो खंडित है, परमाणु नहीं स्कंद। और सादी शांत है, मतलब अनादि हम कहते हैं, अनादि अनंत जनरली हम वर्ड यूज करते हैं, बट सादी मतलब जिसकी शुरुआत भी है और अंत भी है, तो सादी शांत होता है। अब थर्ड उसकी कैरेक्टरिस्टिक, परमाणु एक दूसरे के साथ संयोग और वियोग को प्राप्त होता है। ये हमने स्कंध में अभी ऊपर सेकेंड पॉइंट में भी पढ़ा। हुआ भी नया बनता है, बिगड़ता है, क्योंकि कुछ आते हैं कुछ परमाणु जाते हैं। इस कारण से वो अखंड है और अनादि अनंत है। स्टार्टिंग से आता है, अनादि मतलब इसका कोई शुरुआत नहीं है कि हम कहें कि मार्च में शुरू हुआ, हम कहें कि पहली शताब्दी में शुरू हुआ, ऐसा कोई नहीं है। अनादि है और अनंत तक वो रहेगा। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये हमें बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके बाकी गुणों में हम ये चीज बार बार यूज करेंगे। परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं जाने में समर्थ है, क्रिया स्वभावी है, इसीलिए इसको गुण कहा जाता है। अगर किसी भी कार्य को करने के लिए दूसरा निमित्त पड़ता है तो उसमें दूसरे के कारण होता है। ये ध्यान रखिएगा, निमित्त कुछ करवाता नहीं और निमित्त के बगैर कुछ होता नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है। तो हमें कि गुण हमने क्यों कहा, क्योंकि ये परमाणु में ये अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का स्वयं में समर्थ है, और इसीलिए उस परमाणु को हमने क्या कहा, क्रिया स्वभावी है। तो अब पुद्गल के दो गुण क्या, मेन जो गुण है, वो प्रधान गुण हम सभी को पता है कि जीव और पुद्गल में मेन जो डिफरेंस किया जाता है वो स्पर्श रस गंध और रूप से किया जाता है, कि पुद्गल में परमाणु में वो चीज होती है और जीव में नहीं होती है। अब दूसरा गुण जो जनरली हम लोग नहीं समझते हैं, हम प्रधान गुण के बेसिस पे ही इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो दूसरा गुण स्वाभाविक गुण है। गुण हमेशा स्वाभाविक होता है, उसे क्रिएट नहीं किया जाता, उसे बाहर से नहीं लाया जाता। तो जो स्वाभाविक गुण है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला है स्निग्ध और दूसरा है रुक्ष। तो ये जो परमाणु है, जब आपको अभी हमने क्या वर्णी जी ने क्या कहा कि ये अपने आप परिणमित होता रहते हैं, अपने आप स्वाभाविक गुण है, तो उसमें कभी वो स्निग्ध रूप परिणमित होते हैं,
कभी वो रुक्ष रूप परिणमित होती है। तो वो शक्ति परमाणु में अपने आप है, वो बाहर से नहीं लाई, इसलिए उसे गुण कहा जाता है। तो ये गुण, अब इस गुण की वजह से जितने पदार्थ हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो शरीर है, चाहे वो बाहर की चीज है, मकान, दुकान, एनीथिंग, जो भी आप इन आंखों से देख पाते हैं, वो नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग है तो उसे, उस पदार्थों को, ये क्या है, उन पदार्थों की ये जननी है। वो पदार्थ जो बनते हैं वो स्निग्ध और रुक्ष रूप के ये जो गुण है इसके कारण बनते हैं। तो अपनी सूक्ष्म, ये ही यहाँ लिखा गया है कि अगर आप लोग पढ़ें तो अपनी सूक्ष्मता के कारण, ये जो ये गुण है, इसके कारण एक आकाश प्रदेश पर, जो सबसे छोटा प्रदेश है, उस पर अनंतों परमाणु एक दूसरे से निर्बाध रूप में, निर्बाध मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु को कोई भी अड़चन नहीं डालता है, और नित्य वो परिणमन करता है। जैसे ही वो निकट आता है, क्योंकि एक ही आकाश प्रदेश पे है, तो वो निकट आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो जैसे जैसे निकट संपर्क को प्राप्त होता है, जो कि वो स्वाभाविक गुण रूप से कुछ स्निग्ध रूप हो जाते हैं, तो वो, उसको हमने जैनिज्म में क्या कहा है, आकर्षण युक्त हो जाते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, और कुछ रूक्ष रूप हो जाते हैं जैसे विकर्षण युक्त, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। तो इस रूप वो परिणमित होते रहते हैं। ये स्वाभाविक गुण की वजह से है कि कुछ अपने आप प्रोटॉन रूप में हो जाएगा, आकर्षण युक्त होंगे, कुछ विकर्षण युक्त होंगे। तो अगर हम ये समझ गए हैं, तो स्निग्ध और रुक्ष के ये स्वाभाविक गुण हैं। मैं बार बार ये बताना चाह रही हूं, जो कि ये पूरे चर्चा का मेन जो बेस है वो स्वाभाविक गुण है। क्योंकि अगर हमने ये मान लिया कि बाहर से आया तो फिर कोई कर्ता हो जाएगा उस गुण का। तो दिस इज स्वाभाविक गुण है, और इसके कारण जो अनेक प्रदेशी पुद्गल पिंड जो होते हैं वो स्कंद रूप बन जाते हैं, और इसमें प्रतिक्षण कुछ नए आते हैं, कुछ चले जाते हैं, तो उसी को हम स्कंद कहते हैं। इसीलिए अगर आपने देखा हो, मेरा शरीर है, आपका शरीर है, जो हम पैदा हुए थे, अभी हम आत्मा की इस समय बात अभी नहीं कर रहे हैं, तो शरीर में कांस्टेंट चेंज आ रहा है। और परंतु हमें विजुअलाइज तब होता है जब वो मेजर चेंज आ जाता है। तो अगर आप मानेंगे कि ये मेजर चेंज एक समय में आ गया, वो नहीं है, कांस्टेंट चेंज आ रहा है, परंतु हम पता तभी लगा पाते हैं क्योंकि हमारे जो आईसाइट है, जो ये है, ये बहुत मोटे चेंज को विजुअलाइज कर पाती है, हर क्षण के चेंज को विजुअलाइज नहीं कर पाती। परंतु हर पदार्थ का ये गुण है, कांस्टेंट परिणमन, ये उसका गुण है। तो इसलिए बनने बिगड़ने। अब हमने इसको वर्ड पुद्गल क्यों कहा, बार बार वर्ड पुद्गल कहते हैं, तो पुद्गल, पुद वर्ड संयोजन या एकीकरण को कहते हैं, गल पृथक्करण को कहते हैं, या विक्टम को कहते हैं। जो हमने ऊपर लिखा कि स्कंद में लगातार कुछ परमाणु आते हैं और कुछ विघटन हो जाते हैं, पृथक्करण हो जाते हैं, कुछ नए आते हैं, पुराने गिर जाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पुद्गल रखा गया। तो अब हमने क्या कह रहे हैं कि जो भी दृश्य पदार्थ हैं, जो इन आंखों से मुझे दिखते हैं, उसमें विषम, स्निग्ध और रुक्ष परमाणु के संश्लेष द्वारा होता है, और इसी को हम द्रव्य बंध या पुद्गल बंध कहते हैं। तो अब हमने जाति भेद पुद्गल का कैसे रहा, दो हुए, सूक्ष्म और स्थूल हुए। तो यही जो मैंने आपको बताया था, सूक्ष्म वो जो एक दूसरे में समा सके, जो मैंने अभी डेफिनेशन हमने बताई थी, निर्बाध रूप से, मतलब एक पुद्गल परमाणु, एक, सॉरी मैं गलत पुद्गल नहीं कह रही, एक परमाणु दूसरे परमाणु को कोई भी क्या करेगा, कोई भी अड़चन नहीं लगाएगा। वो एक प्रदेश में है, अनंतों परमाणु, परंतु वो फिर भी इंडिपेंडेंट हैं। तो ऐसे जो परमाणु जब रहते हैं, परस्पर में बाधा नहीं पहुंचाते, उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म कहते हैं।
जिसे एक्सरे, चुंबक शक्ति एक्सेट्रा। और स्थूल हम उसे कहते हैं जो एक दूसरे में बाधक होते हैं, जैसे पत्थर है, लोहा है, ये एक दूसरे में बाधक होते हैं, तो इसीलिए उसको स्थूल नाम से कहा गया है। अब कुछ परमाणु होते हैं, कुछ स्कंद ऐसे होते हैं जो टोटल सूक्ष्म होते हैं। कुछ ऑन द अदर साइड, बिल्कुल लास्ट, आप, मैं दोनों के लास्ट पॉइंट बता रही हूँ। कुछ सूक्ष्मता टोटल सूक्ष्म होते हैं, कुछ टोटल स्थूल होते हैं, परंतु इसमें बीच में कुछ सूक्ष्मता और स्थूलता की परसेंटेज वेरिएशंस भी होती हैं। तो इसी कारण से हमने इसे हमने नहीं, आचार्यों ने इन्हें 6 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग स्थूल, स्थूल बहुत ज्यादा ठोस पदार्थ जो कि अत्यंत स्थूल है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या करेगी? किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं पाते, सबको बाधा पहुंचाते हैं, और दूसरे, जहां जिस रूप में आप रख देंगे वहां उसी रूप में हमेशा टिका रहेगा, अपने आप से दिखता नहीं है। उसे आपने स्थूल स्थूल कहा। अब खाली स्थूल, खाली स्थूल में थोड़ा सा कम स्थूलता आई, कम ठोस पदार्थ आया, तो उसमें कैसे जल, वायु आदि तरल पदार्थ उसमें बाधा पहुंचाने का स्थूल होते हुए भी ठोस नहीं है, बिना किसी रुकावट के कहीं रखे नहीं जा सकते और वस्त्र आदि से पार हो जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, थर्ड, स्थूल सूक्ष्म। मतलब पहले स्थूल को रखा गया, फिर सूक्ष्म को रखा गया, मतलब ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक स्थूलता की होगी, कम कैरेक्टरिस्टिक सूक्ष्मता की होगी। जैसे प्रकाश के कारणभूत छाया है, गर्मी है, चांदनी है, जो पकड़ने में तो नहीं आएंगे किंतु दिखते हैं, जो नेत्र इंद्रियों से ग्रहण में आता है किंतु पकड़ में नहीं आता, उसे स्थूल सूक्ष्म कहते हैं। परंतु इसे, जैसे शीशे में पार हो जाने के कारण, ये एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म स्थूल। मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ, मैंने शायद बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, अभी तो बहुत है। सूक्ष्म स्थूल जो नेत्र के अलावा अन्य इंद्रियों द्वारा ग्रहण में आता है, सूक्ष्म जो किसी प्रकार भी रोके नहीं जा सकते। अब देखिए, हम आगे सूक्ष्मता की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो और नेक्स्ट है सूक्ष्म सूक्ष्म। तो अब सूक्ष्म सूक्ष्म जो अव्यवहार में आता है। अब इसे अव्यवहार्य क्यों कहा गया? इसलिए इसे अव्यवहार्य कहा गया क्योंकि जो भी सूक्ष्म सूक्ष्म मीन्स अति सूक्ष्म, जैसे आपने एक्सरेज कहा, ये कहा, तो इसमें एक दूसरे में अवगाना पा लेते हैं, तो भी वो अनंतो भाव तक निर्बाध रूप में रह सकते हैं, तो इसलिए उसे सूक्ष्म सूक्ष्म कहा। परंतु जो ये परमाणु मलकर स्वाभाविक परिणमन द्वारा सूक्ष्म अव्यवहार्य स्कंद बनाते हैं, उसके लिए, उससे वो हमें कुछ भी काम नहीं आते, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उनको काम में नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट है, जब ये स्कंद परस्पर मिलके, अब कौन से वाले स्कंद? जो अव्यवहार्य वाले स्कंद हैं, वो जब मिलकर अनेक जाति की वर्गणाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। अब अनेक जाति की वर्गणाएं कौन सी? आहारक, भाषा, मनो, तेजस और कार्माण वर्गणाएं, ऐसे अनेक जातियों की वर्गणाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन वर्गणाओं को सूक्ष्म स्कंद कहते हैं, जो मॉलिक्यूल का स्थान ले लेती है। आगे, प्रत्येक वर्गणा अपनी जाति के स्थूल स्कंद का स्कंद का निर्माण करती है। अब देखिए, स्थूलता के तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जब स्थूलता आ गई तो हमें पता चलने लगा और हमारे यूज में आने लगा, जैसे ही प्रोग्रेस होता है, कैसे जीव का निर्माण होता है। मैं अगले वाले चैप्टर में इसको डिटेल में लूंगी, तो उसे व्यवहार्य कहते हैं।
अगर उसे व्यवहार्य कहते हैं, तो अब मैंने इसका एक रे डायग्राम बनाने की कोशिश की है, जो हमने अभी तक एक्सप्लेन किया कि सूक्ष्म सूक्ष्म अव्यवहार्य स्थान होता है, उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म अव्यवहार्य जब बन जाता, ऐड हो जाता है, तो अनेक जाति की वर्गणाएं आ जाती हैं। अब अनेक जाति की वर्गणाएं बन गई, उसमें और लगातार वो खींचती रहती हैं, तो स्थूल स्कंध निर्माण हुआ, वो व्यवहार बन गया। इसमें अब आरक वर्गणाएं वगैरह आ गई। अब उसके आगे स्थूल सूक्ष्म बना, स्थूल सूक्ष्म में सूक्ष्म स्थूल स्कंदों के द्वारा ऐड हुआ, ऐड होने के बाद शब्द और प्रकाश आदि का निर्माण हो गया। उसमें फिर मनोवर्गणा आई, तो उससे मन बन गया। फिर उसमें तेजस्व वर्गणा आई, जो बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, उससे शरीर की कांति बन गई। उसमें कारमाण वर्गणाएं आई, जिसमें कि अष्टविध कर्मों का निर्माण होता गया। इसीलिए उन्हें हमने सूक्ष्म सूक्ष्म कहा, कि उसको हम देख नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते। तेजस्व वर्गणाओं को, मनोवर्गणाओं को हम महसूस कर पाते हैं, इसलिए वो खाली सूक्ष्म, जबकि कारमाण को हम नहीं कर पाते। जब वो रिजल्ट दे देती हैं, तब हम सोचते हैं कि कारमाण वर्गणाओं की वजह से हुआ, तो इसलिए वह सूक्ष्म सूक्ष्म की कैटेगरी में आते हैं। अब शरीर, अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे शरीर क्या, सभी प्रकार के शरीर होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये आप सभी जानते हैं। तो अब इसमें क्या कहा कि कैसे कैसे जैसे दिव्य वैकृत शरीर के कोई भी निर्माण होता है, वो सबसे पहले आहारक वर्गणाओं के द्वारा होता है। तो अब जैसे पृथ्वी पत्थर कोयला कुछ भी आप देखिए, उसमें कोई जीव नहीं दिखाई देता, परंतु इसमें हम उसे जड़ पदार्थ कहते हैं। परंतु ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि परमाणु मूलभूत परमाणु है और परमाणु में जीवात्मा है, इसलिए अब जो भी हमें पुद्गल पदार्थ दिखाई देता है, स्कंद रूप में दिखाई देता है, वो या तो उसके शरीर में जीव अभी है, या वो जीव निकल चुका है और उसका डेड शरीर है। ये हमें समझना है, जो बहुत बड़ी चीज है। बिना जीव के संयोग हुए, अभी मैंने क्या कहा, आरक वर्गों द्वारा स्टार्ट होता है। परंतु अगर मैं मानूं कि ये पत्थर तो जड़ है, तो ये ध्यान रखिएगा, बिना, थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना जीव का संयोग हुए सूक्ष्म आहारक वर्गणाएं अकेले स्वयं इन स्थूल शरीरों का या स्कंद का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए हाइपोथेसिस के कारण, इसलिए जो रूल के कारण, इसलिए हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि पत्थर में जो भी आपको दिख रहा है पुद्गल पदार्थ, उसमें कभी ना कभी जीव था, और अब उसमें से जीव निकल के वो उसका पार्थिव शरीर उसमें है। ठीक है, तो जितने कुछ भी स्थूल पदार्थ व्यवहार भूमि पर स्थित हैं, वे सब आहारक वर्गणाओं के कारण होता है, और आहारक वर्गणाएं जीव के बगैर नहीं खींची जा सकती। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं जीव परिचय पे आ रही हूं, मैं बहुत कोशिश करूंगी बहुत जल्दी खत्म करने की, परंतु हाँ, थोड़ा सा समय टाइम है विभा जी, टाइम लग समय रहा है आप मुझे। आराम से लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफिकल्ट है, इसलिए आप अपना समय लीजिए। तो अब मैं जीव पे आ रही हूँ, जो चैप्टर नंबर 4 है। सबसे पहले इसके ऊपर लिखा सदात्मक पदार्थ, सदा से था, सदा रहेगा। तो इसमें क्या कहा, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की कोशिश की गई है। अमूर्तिक है, हम सब जानते हैं। इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, जो चीज अमूर्तिक है। देखिए, हमारी 5 इंद्रियां, पांचों इंद्रियां हम किस चीज को विजुअलाइज कर पाते हैं, जो कि मूर्तिक होता है। अमूर्तिक को हम नहीं, हमको महसूस कर सकते हैं। इसमें मैं बाद में आऊंगी कि हम अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, परंतु इंद्रियों से, इन आंखों से, इन कान से, स्पर्शन से मैं टच करके महसूस नहीं कर सकती, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब देखिए, सर्वलोक लोक में ये जीव अनंतानंत है, सत्ता भूत है। तो इसकी गणना क्या होगी, अगर कोई भी चीज सत्ता भूत है, तो उसमें कभी भी हानि वृद्धि नहीं हो सकती।
वो जितने अनंतानंत हैं उतने ही रहेंगे। तो और इसमें द्रव्यत्व गुण का है, तो जो द्रव्यत्व गुण है उसके कारण वह नित्य परिणमन करता है। ये बताइए, क्या, चलिए हम तो संसारी, हम आप सभी संसारी हैं, क्या सिद्ध भगवान की जीवात्मा जो शुद्ध हो चुकी है उसमें भी परिणमन हो रहा है या नहीं? हाँ, हो रहा है। इसलिए क्योंकि नित्य परिणमन है, परंतु वो कभी भी चेतनत्व को छोड़कर जड़ नहीं बनेगा। ठीक है। और जीव असंख्य प्रदेशी है। अब देखिए इसको, हमें विश्वास नहीं होता कि जीव असंख्य प्रदेशी है। ये आप देखिए, असंख्यात परमाणु के माप जितना, एक एक शब्द नोट करने लायक है। असंख्यात परमाणुओं के माप जितना बड़ा मानता हुआ उसे अखंड स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों? आप देखिए, जब हम आप पैदा हुए थे, इतने से 12-14 इंच क्या पैदा हुए थे, तो क्या वो जो मेरी जीवात्मा थी वो उस 12-14 इंच के पूरे शरीर में थी? अगर मैं मानूं 1 मिनट के लिए, पैराडॉक्सिकली मानती हूं कि नहीं, मेरी जीवात्मा में वो शक्ति नहीं है कि बड़ा भी हो जाए छोटा भी हो जाए, तो सपोज मेरी आज उंगली में चोट लग गई, मेरी जो जीवात्मा है वो तो केवल 14 इंच के शरीर में है, इस उंगली में नहीं है, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ वेदना महसूस होगी? नहीं होगी। तो आप देखिएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट में जो लूंगी उसमें आप देखिएगा, क्योंकि जीव में विस्तार की शक्ति है, संकोच विस्तार की शक्ति है, तो उसके कारण क्या होगा, जब जीव छोटा होता है तो छोटे में पूरा फैल जाता है, जब बड़ा शरीर होता है तो बड़े में फैल जाता है। इसलिए हो सकता है इसमें आपके प्रश्न उठ जाए, इसका पूरा माप लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी कहा गया है। ये सबसे बड़ा थर्ड जो लाइन में लिखा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ये नहीं कहा कि मैंने केवल हाथी का शरीर है, केवल चींटी का शरीर है, केवल वायरस का शरीर है। कितना, क्योंकि असंख्यात प्रदेशी है, तो लोकाकाश में असंख्यात प्रदेशी प्रमाण वो सारा फैल सकता है। मैं नहीं कह रही कि ना एलिफेंट है तो वो एलिफेंट तो इतना ही है, तो उसमें होगा, वो उसका जितना शरीर है उतनी में वो फैल जाएगा। सूक्ष्म पुद्गल स्कंदों की भांति, अब देखिए, पुद्गल स्कंदों की भांति सूक्ष्म शरीरधारी जीव भी सशरीर एक दूसरे में अवगाह पाते हैं, पाते हुए एक ही क्षेत्र में अनेक रह सकते हैं, और एक दूसरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें क्योंकि जीव में ज्ञानेंद्रियां होती है, ये सबको पता है, इस पे मैं नहीं कुछ भी नहीं बोल रही, ये सबको पता है। अब ज्ञानेंद्रियों को हमने दो में डिवाइड किया, स्थावर त्रास, जो बह खाकर स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए भाग दौड़ नहीं कर सकते। हम स्थावर की डेफिनेशन पूछते हैं या कोई भी एग्जाम में या कोई, तो हम जनरली कहते हैं एक इंद्रिय स्थावर है, विच इज अ करेक्ट आंसर। बट इफ आई आस्क यू कि स्थावर को डिफाइन करिए क्या होता है, तो जो भय खाकर स्वयं अपनी रक्षा के लिए भाग दौड़ नहीं कर सकते वो स्थावर होता है, और इसके विपरीत जो अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर सकते हैं उन्हें त्रस कहते हैं। अब एक इंद्रिय जीव कौन सा होता है? जिसके पास केवल स्पर्शन इंद्रिय होता है, और ये 5 प्रकार के होते हैं, जो इन सबको पता है, ये नहीं मैं ले रही हूं। और त्रस, अब त्रस में हम 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों को सबको मिला के एक शब्द कहते हैं, या त्रस को आप डिवाइड करके कह सकते हैं। इसके भेद होते हैं द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, और इसको सबको पता है कि द्विंद्रिय किसे कहते हैं, 4 इंद्रिय किसे कहते हैं, 3 इंद्रिय। तो इसको मैं आगे स्किप कर रही हूं, आगे करते हैं। अब देखिए, चलते फिरते शरीर उपचार से जीव कहलाते हैं। आप मुझे, मैं चल रही हूं, फिर रही हूं, आप चल रहे हैं, तो हम एक दूसरे को जीव कहते हैं। परंतु क्या जो आप मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, क्या वो जीव है? ये बहुत बड़ा विचारणीय क्वेश्चन है। व्यवहार में हम आपसे कहते हैं, इसीलिए वर्ड उपचार यूज किया गया है,
परंतु अभी अभी हमने पढ़ा था कि जीव अमूर्तिक है, और वो अमूर्तिक जीव मूर्तिक शरीर में है, और उसका भी हम कहते हैं हर प्रदेश में है, नहीं तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा। तो वो चीज का नाम एक आत्मा दे दिया गया है। तो क्या हुआ, ये शरीर तो आत्मा हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर एक सपोज मेरी मदर की डेथ हुई, उनका पार्थिव शरीर जमीन पे पड़ा है, इंद्रियां बिल्कुल ठीक थी, क्या उनकी एक भी इंद्री, आंख बिल्कुल ठीक थी, नाक कान सब ठीक थे, क्या उनकी एक भी इंद्री अब वो काम कर पा रही है जो पहले करती थी? तो इससे क्या पता चला, आत्मा के अंदर होते हुए ही ये जो आंख है नाक है, ये चैनल है बाहर की पुद्गल चीज को देखने के लिए। पुद्गल इंद्री पुद्गल चीज को देख रही है, स्कंद को देख रही है, परंतु वो तभी कार्यकारी हो रहा है जब उसके अंदर कौन है? आत्मा है, अनंत परदेशी है। तो उसमें क्या है, तभी जिसके निकलने के बाद सब निस्तेज हो जाता है। तो ये हमें, अगर हम बहुत लॉजिकली हर चीज को समझेंगे, तो ये वर्णी जी का एक एक अक्षर बहुत वैल्यूबल है। आगे ये जो शरीर निर्माण का क्रम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अपने भावों को कंसंट्रेट करने में, स्वानुभव करने में, जबकि मैं इसको नहीं लेना चाहती थी, तो भी बुक में भी दिया है, फिर भी लेना चाह रही हूं। इसको दूसरे सेंस में ना लेके इसको केवल नॉलेज की सेंस में हमें लेना है। तो एक शरीर को, आप बताइए, मेरी एक सेकंड पहले, सेकंड में तो असंख्यात समय है, वो नहीं मैं कह रही, अनंतो समय है, मतलब एक सेकंड ही मैं व्यवहार में वर्ड यूज कर सकती हूँ। मेरी अभी अभी डेथ हुई, तो उसमें क्या हुआ, ये पक्का सबको पता है कि मैक्सिमम 3 मोड़ के बाद वो दूसरे शरीर में जन्म ले लेता है। तो वो एक सेकंड भी शरीर रहित नहीं रहता, तुरंत ही दूसरा शरीर धारण कर लेता है। धारण तो कर लेता है, परंतु क्या वो शरीर मुझे दिखता है? प्रश्न ये उठता है सबसे पहले। हम लोग पहला सेंटेंस सब लोग बोलते हैं, तो धारण किया हुआ शरीर क्या मुझे दिखता है या दूसरे को दिखता है? नहीं, वो दृष्टिगत नहीं होता, परंतु कुछ काल के पश्चात व्यक्त होने से उसकी अव्यक्त अवस्था भी सिद्ध होती है। ये जो लास्ट के 4 वर्ड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझने, मतलब इस पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए कि अव्यक्त व्यवस्था थी, परंतु मैं देख नहीं पा रही थी, महसूस नहीं कर पा रही थी, परंतु फिर भी उसका वजूद सिद्ध हो जाता है। अब ये वजूद तो सिद्ध हुआ, परंतु ये कैसे प्रोग्रेस करेगा? मिट्टी, कुछ एग्जाम्पल दिए, दिस इज नॉट द होल थिंग। मिट्टी, बीज, जल, वायु, आकाश तथा माता पिता के रजबीरे से जीव, अब उसमें जीव आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, आहारक वर्गनाएं जो मैंने पहले कहा था, जैसे ही वो जीव आया वैसे ही आहारक वर्गनाओं को उसने ग्रहण करना शुरू कर दिया। आगे जब आहारक वर्गनाएं उसके साथ द्रव्य बंध को प्राप्त हुई, हमने पिछली स्लाइड्स, पिछली नहीं 2-3 स्लाइड्स पहले हमने किया था कि वो द्रव्य बंध कहलाता है या व्यंजन कहलाती है। तो साथ द्रव्य बंध को प्राप्त होकर एक सूक्ष्म सा पिंड, अब मैंने यहाँ वर्ड सूक्ष्म कहा है, सूक्ष्म मीन्स बहुत छोटा, जो इन आंखों से नहीं दिखाई देगा, सूक्ष्म पिंड का रूप धारण कर लेती है, जो प्रतिक्षण अन्य अन्य वर्गणाओं को अपने में सम्मिलित करती हुई बराबर वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। तो जैसे ही ये होता रहता है, उसे आहारक पर्याप्ति कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ये 6 पर्याप्ति जो है, ये बहुत माइन्यूट काल में सारी हो जाती हैं, परंतु जितना मुझे पढ़ने में टाइम लग रहा है, उससे तो बहुत कम काल में ये पूरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार थोड़े समय में एक सूक्ष्म पिंड तैयार हो जाता है, परंतु इंद्रियां नहीं बनती हैं, तो इसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं। अब इस पिंड में बोलने में नहीं आ रहा है, परंतु ध्यान रखिएगा, हर मोमेंट
आरक वर्गणाओं का सम्मेलन होता रहता है, अट्रैक्शन होती रहती है, जिससे कि वो जो सूक्ष्म पिंड था वो ग्रो करता रहता है। इस पिंड में आरक वर्गणाएं, चाहे मैं यहाँ पे लिखूं या नहीं, आरक वर्गणाएं कांस्टेंट आ रही हैं। के सम्मेलन के साथ कुछ इंद्रिय भी अव्यक्त रूप से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दिखते नहीं है कि इंद्रियां बन गई हैं, परंतु उसमें कैपेबिलिटी आ गई है कि इंद्रियां बन जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अव्यक्त रूप से प्रकट होने लगती हैं और कुछ समय तक ये क्रम कांस्टेंट चलता रहता है, क्योंकि उसमें शक्ति आ गई है इंद्रिय बनने की, इसलिए उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। क्या मतलब कि आगे फ्यूचर में इंद्रियां बन जाएंगी, वो शक्ति रूप आ गया। आगे सूक्ष्म रूप से कुछ समय तक श्वासोच्छ्वास योग्य आरक वर्गणाओं का अर्थात वायु का संचार भी उस पिंड में प्रारंभ हो जाता है, जो हमें नहीं महसूस होता है, इसलिए उसे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ता जाता है श्वासोच्छ्वास हमें पता चलता जाता है। मतलब पर्याप्ति मतलब शक्ति, वो शक्ति आ चुकी है और ओवर द टाइम वो होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही भाषा वर्गणाओं के सम्मेलन से बोलने की शक्ति उदित हो जाती है। भाषा वर्गणाओं के सम्मेलन से बोली से होती है, उसे भाषा पर्याप्ति कहते हैं। मनोवर्गणाओं से ये सब वर्गणाएं अट्रैक्ट हो रही है कांस्टेंट, और ये अपने आप हो रही हैं। जो कर्म है उस जीव के, उसके अकॉर्डिंगली ये वर्गणाएं अट्रैक्ट होती रहती हैं, उसे मनोपर्याप्ति कहते हैं। और कुछ समय में ही यह क्रम पूरा हो जाता है, और जब ये सारी पर्याप्ति आ जाती हैं तो उसे हम कहते हैं कि जीव पर्याप्तक है, जीव पर्याप्तक कहलाने लगता है। और यह क्रम युगपत चलता रहता है, कांस्टेंट चलता रहता है। तो इसमें क्योंकि ये बड़ा लंबा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अंदर से एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये आपने कहा हो जाता है, ये पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, ये पर्याप्ति आती हैं, परंतु व्यक्त होने में कितना टाइम लगता है। तो इसमें केवल कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया गया है। मनुष्य क्योंकि सारे जीवों को नहीं लिया जा सकता, तो मनुष्य में 3 महीने लगते हैं, पक्षी के अंडे में कुछ दिन लगते हैं, विष्ठा आदि कीड़ों में कुछ घंटे लगते हैं, वनस्पति के प्रंत अंकुर में कुछ घंटे लगते हैं। दीज आर ओनली द एग्जाम्पल, पूरा टोटल नहीं बताया गया है। तो बराबर अब क्या हुआ, उन वर्गणाओं के साथ बंद होता रहता है, और वो जो हमने सूक्ष्म से स्टार्ट किया था वो बढ़ता रहता है, और वो बढ़ते 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 एक दिन क्रियाशील दिखाई देने लगता है। और इन वर्गुणाओं का ग्रहण कुछ वायुमंडल से होता है, कुछ सूर्य प्रकाश से होता है, कुछ अन्नपान से होता है, कुछ मतलब इस तरह से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे जीवन पर्यंत बराबर चलता है। अब आप कहेंगे कि क्या वो 9 महीने में, सपोज मैं मनुष्य का एग्जाम्पल लूं क्योंकि सबको उसका ज्ञान है, तो 9 महीने में अगर वो पूरा बच्चा बन गया है, आ गया है, तो क्या वहां उसके बाद आरक वर्गणाएं अट्रैक्ट होने में, अब बाकी वर्गणाएं अट्रैक्ट होनी बंद हो जाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। वो वर्गणाएं आती रहती हैं, तभी तो हमारा शरीर चेंज होता रहता है। तो इसलिए वर्ड लिखा गया है कि जीवन पर्यंत बराबर चलता रहता। अगर हम इसको नेक्स्ट देखें तो उसमें क्या रहता है, योग और उपयोग। ये योग और उपयोग, ये योग वो एक्सरसाइज वाला योग नहीं है कि हम कहते हैं योग करना चाहिए, ध्यान में योग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस यहाँ योग उपयोग को हमें द्रव्यात्मक और भावात्मक जो हमारे कर्म बंध के कारण, क्योंकि इसका नेक्स्ट चैप्टर बंध पे आएगा, तो इसलिए इसमें योग और उपयोग को डिफाइन किया गया है। बंध चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही समझने वाली चीज है, क्योंकि उससे हमारे अंदर आत्मा में ये लगेगा ये काम ऐसा मैं ना करूं और ये काम मैं ऐसा करूं, जिससे मेरे हर भाव, हर आपका जो सोच है, ठीक है, वो आपको बंध देके जा रही है। तो उसको समझने के लिए केवल डेफिनेशन है, छोटी सी चीज को बताया गया है कि जीव के पर्याय 2 तरह की होती है, एक द्रव्यात्मक होती है, भावात्मक होती है, ये सबको ज्ञान है। तो द्रव्यात्मक पर्याय कैसे,
द्रव्यात्मक पर्याय क्रिया रूप या प्रदेश परिस्पंदन रूप होता है। आप को अगर मैं इसको समझाऊं तो अनंतानंत प्रदेश है मेरे अंदर, ठीक है, और वो प्रदेश, ये हमने सीखा था कि उसका गुण है क्या, वो पर्यायात्मक रूप होती है, वो कांस्टेंट परिणमन करती है। तो अगर मैं करूं परिस्पंदन, बहुत छोटा परिस्पंदन, तो क्या हो रहा है कि उसमें हर प्रदेश में परिस्पंदन रूप हो रही है, इसलिए द्रव्यात्मक पर्याय में परिस्पंदन से पर्याय चेंज हो रही है। तो इस द्रव्यात्मक पर्याय को हम योग कहते हैं। भावात्मक पर्याय ज्ञान का परिणमन होता है। आप मुझे बताओ, मैं आत्मा हूं और मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं, तो ज्ञान ही आत्मा है, कुछ ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसको डिस्कस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ज्ञान ही परिणमन हो जाता है। तो ज्ञान का कांस्टेंट परिणमन चल रहा है, वो मन रूप होती है, वो शुद्ध हो। अब मन रूप है, परंतु उसमें शुद्ध हो सकता है जिसमें बाहर से कोई चीज नहीं आई है, जो मेरा स्वभाव है वो ही मैं हूं, वो ही वैसे ही मैं महसूस कर रही हूं जैसा कि सिद्धात्मा। ठीक है, तो या तो परिणमन शुद्ध होगा या परिणमन अशुद्ध होगा। जैसे हम सब संसारी जीवों का है कि उसमें हम कहना चाहिए कि मूल रूप से मैं शुद्ध हूं, परंतु क्योंकि कर्म उसमें आ गए हैं, तो कर्म है तो कर्म के साथ बंधन है, इसलिए उस अपेक्षा से उसे अशुद्ध कहा गया है। जैसे अगर मेरा ये व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर शुद्ध, जस्ट एग्जाम्पल को एग्जाम्पल के फॉर्म में लीजिए। कभी भी एग्जाम्पल पूर्णता से नहीं लगाया जा सकता आत्मा में, क्योंकि आत्मा के कंपैरिजन में कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो कंपैरेबल हो। तो अगर व्हाइट पे, व्हाइट मेरा कपड़ा है, उस पे कोई भी मिट्टी लग गई, कोई भी कलर लग गया, एनीथिंग, तो मैं क्या कहूंगी, ये अशुद्ध हो गया। तो मैं शुद्ध हूं विदाउट कर्म हूं, परंतु अगर कर्म आ जाते हैं तो वो मेरी अशुद्ध पर्याय हो जाती है। तो शुद्ध परिणामों में, ये गे मेरे को लिखना नहीं आया, गेहूं ऐसे लिख दिया जबकि गे आता है, इसलिए मैंने स्पेलिंग एरर वर्ड लिख दिया था, को जानना मात्र होता है, अर्थात साक्षी भाव से ज्ञाता दृष्टा। मैं केवल अपने ज्ञाता में हूं, मुझे बाहर का कोई भी चीज ना दिख रहा है, हो सकता है आंखों से दिख रहा हो, बट उसमें कोई राग द्वेष कुछ भी नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है। तो मैं अपने को, वो सारे विकल्प मेरे ज्ञाता दृष्टा है। तो जब मैं साक्षी भाव से ज्ञाता दृष्टा रहकर बनना चाहती हूँ, बनती हूँ, सॉरी, तो उसे शुद्ध कहते हैं। और अशुद्ध परिणमन में तो राग द्वेष रूप, अहंकार आदि सारे कषाय रूप उसमें भाव आ जाते हैं। तो ये, जब ये दोनों प्रकार के, कौन से दोनों प्रकार के, शुद्ध और अशुद्ध के प्रकार के ही परिणमन जो कहलाते हैं, वो उपयोग कहलाता है। इस प्रकार ये हमें सेंटेंस को ध्यान रखना है नेक्स्ट चैप्टर के लिए, कि इस प्रकार योग उसकी द्रव्य पर्याय और उपयोग उसकी भाव पर्याय होती है, और योग से प्रदेश बंध होता है और उपयोग से भावों में बंद होता है। इसी के साथ धन्यवाद। और मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ कि मैंने बहुत टाइम ले लिया, बहुत कोशिश की, बट बहुत कुछ इसमें है, तो मेरे को ये भी मन नहीं माना कि मैं छोड़ दूं, और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। थैंक यू सबका, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। दीपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी स्क्रीन अनशेयर कर लीजिए प्लीज। ओके, मैं सबसे करती हूँ। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं विभा जी, कि आपने इतना डिफिकल्ट टॉपिक, इतना बड़ा नहीं टॉपिक नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ विद इन नहीं है। टाइम में ही कंप्लीट किया है, ज़्यादा समय नहीं लिया आपने। और ये जरूरी है कि सब अपना टॉपिक पूरा हो, राधा देन उसको अपन ब्रश अप नहीं, कर दें। बहुत कुछ समझने को है इसमें, तो अगर अभी 2-3 लेक्चर्स भी और मतलब 2-3 प्रेजेंटेशंस भी और लगे हम्म। तो बहुत बहुत अच्छा है ये तो, हाँ, अपन आगे समझने इसको में डिटेल में लेने का प्लान करेंगे, पहले अपनी ये सीरीज आएगा। पूरी करें। आपका भी स्क्रीन अनशेयर हाँ नहीं हुई है, आप अनशेयर कर लें एक बार हाँ, स्क्रीन को। अनशेयर हो नहीं रही है ये अभी। नीचे जो हाँ, स्टॉप शेयरिंग कैसा का है उसमें होती है, मैंने शेयर भी स्टॉप नहीं शेयरिंग का की ऑप्शन है। आ रहा है कि आपके पास? नीचे देखिए, आप अपने जूम पे देखिए, स्टॉप शेयरिंग। नहीं तो भैया, नीरव भैया, 1 मिनट के लिए आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, फिर आप यू विल बी एबल टू ना, स्टॉप दैट। मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दिया यहाँ से, कोई प्रॉब्लम कर ठीक है नहीं। जी। दिया है। ओके मैंने कर फाइन, दिया। थैंक यू।
थैंक यू। हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये थैंक यू लग रहा वेरी है मच कि अगेन। कुछ है ही गलती इसमें, नहीं नहीं, कंप्यूटर कोई बात नहीं ठीक है है, तो प्रॉब्लम। हाँ जी, बहुत बताइए। बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया, इतना अच्छे से इस टॉपिक को समझाया और लिया। ये बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत कुछ लर्निंग है इसमें। मैं अपने नहीं, क्योंकि आज कमल अंकल अभी रास्ते में हैं, घर जा रहे हैं, वो अपनी ग्रैंड डॉटर के जो आद्या के फर्स्ट म्यूजिक एल्बम का जो लॉन्चिंग था वहाँ से, तो अभी रास्ते में है। तो इसके लिए मैं वाई के अंकल आपसे प्रार्थना करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, आप हैं तो, कि आप पहले अपने इस टॉपिक के ऊपर आप अपने कुछ विचार रखें और सबका ज्ञानवर्धन करें, वाई के अंकल। और कमल भाई कार में से कर तो सकते थे, हाँ नहीं, क्या कोई नहीं, प्रॉब्लम? अभी आप हैं तो आप पहले कर लिए, तब तक वो घर पहुंच के आराम से कर पाएंगे अच्छे से वीडियो ऑन ठीक करके। है। पहली चीज तो ये कि बहन ने जो विषय लिया और ये बोला कि समय ज्यादा ले रही हूँ, तो प्रोफेसरों की तो ये तासीर होती है, हाँ हर बिल्कुल मैं सब्जेक्ट को मानती इतने डिटेल में कोई चीज छूट ना जाए, है ना। और हूँ। बहुत बिल्कुल आप अच्छा ठीक लगा कह रहे हैं बहन। अंकल, बहुत ठीक कह रहे हैं। मन नहीं बहुत अच्छे मानता से कि आप, कोई चीज छोड़ दो। प्रोफेसरों की तासीर है ये तो। चलिए अपन कुछ और पॉइंट लेते हैं। एक तो मैं भी पढ़ रहा था पंडित जी का, उसमें 3-4 पॉइंट मुझे नए लगे जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग थे, नए। नंबर 1, स्निग्धता और रूक्षता। तो उन्होंने एक जगह लिखा, हीन स्निग्धत्व वाला परमाणु अधिक स्निग्धत्व वाले की अपेक्षा रूक्ष्म हो जाता है, कंपेरेटिव। ये मेरे लिए नई चीज थी, इसको मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। एक, दूसरा, स्थूल नॉर्मली अपन परिभाषा में कहते हैं बाधा रहित, जो न किसी से बाधित हो और न किसी को बाधा पहुंचाए। पर इन्होंने एक और चीज उसमें ऐड करी, टिके रहते हैं। स्थूल जो होते हैं वो टिके रहते हैं, जबकि सूक्ष्म मूव करते हैं। तीसरी चीज, ये जो तेजस वर्गणा की बात थी, तेजस वर्गणा काम क्या करता है, तो शायद पहले भी अपन ने देखा होगा कि बॉडी हाँ का टेम्परेचर मेंटेन करता है, जठराग्नि करता है, उसी की वजह से होती है हमारी, और हमारे शरीर पे तेज आता है। लेकिन इन्होंने एक नया पॉइंट दिया है, स्फूर्ति। हमारे अंदर जो स्फूर्ति आती है वो भी तेजस वर्गणाओं की वजह से आती है। ये नया पॉइंट था मेरे। और चौथा, शरीर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पर्याप्तियां तो योग्यता लेके खत्म हो जाती हैं, तो शरीर को मेंटेन करने के लिए हम जैसे लोगों के लिए कलवाहार, और सबके लिए, चाहे वो कलवाहार करते हों या नहीं करते हों, सबके लिए नो कर्म वर्गणा है, नो कर्माहार, जो कि सर्वांग से होता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट। एक मुझे भाई बहन जब बता रही थी तो दो चीज ध्यान आ रही थी, कि शरीर हमको बार बार क्यों मिलता है। ये गुरु महाराज ने हम लोगों से प्रश्न किया और उसका जवाब उन्होंने दिया, क्योंकि हम शरीर से बहुत प्रेम करते, इसलिए बार बार। और यही स्त्री पर्याय के लिए बार बार कहा जाता है कि जो स्त्रियां अपने स्त्रीहुड को, वुमेनहुड को बहुत पसंद करती हैं, बहुत सजाती हैं, बहुत संसाधन उसमें लगाती हैं, उनको मानना कि अगले भव में स्त्री पर्याय मिलने फिर मिलेगी, वाली है। इसलिए जिस चीज को आप पसंद नहीं करेंगे वो आपको नहीं मिले, जिसको पसंद करेंगे वो आगे मिल जरूर जाए। मिलेगी। ये शरीर के लिए भी लागू है और स्त्री पर्याय के लिए भी लागू है, जो जैन धर्म के अनुसार अपन उसे अवॉइड करना चाहते हैं। एक प्रणम्य सागर जी ने अच्छा पॉइंट बताया कि स्पेस में एनर्जी होती, स्पेस में एनर्जी आती कहाँ से है, वो आती ऐसे ही है कि अणु स्कंद रूप परिवर्तित होते हैं, स्कंद अणु रूप परिवर्तित होते हैं, उसमें से जो एनर्जी डिसिपेट होती है उससे स्पेस के अंदर एनर्जी नहीं। एक मैं या तो मैं गलत सुन पाया, नहीं, दो चीज। एक, प्रदेश पर अनंत अणु सूक्ष्मता के कारण है, न कि
स्निग्ध और रुक्षता के साथ। क्योंकि वो सूक्ष्म होते हैं, इसलिए वो एक प्रदेश पर अनंत रह सकते हैं, जो एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचा है ना बहन। आगे एक अलग से पॉइंट है, तरस कैटेगरी में अपन ने, जैसा बहन ने बताया, एक इंद्री से पंचेंद्री तक, संगी असंगी सब कुछ, और दूसरी तरफ स्थावर 5 के 5 अलग अलग कैटेगरी, जो कि हीन पुण्य वाले हैं, उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई कि वो 5 कैटेगरी बना दी। और हम अपने आप को जो बहुत पुण्यवान मानते हैं, हम सबको, देवताओं को, मनुष्य को, जानवरों को, सबको, संगी को असंगी को एक कैटेगरी में डाल दिया। कारण, तो कारण गुरुजन कहते हैं कि देखो, तुम तो अपनी रक्षा कर सकते हो, हमने उनको अलग अलग करके इसलिए बताया कि इनकी रक्षा तुमको करनी है, और जब तक तुम्हें ये नहीं पता लगेगा ये कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, तब तक उनकी रक्षा कैसे करो, सावधानी कैसे रखो। अगला, ये भी शायद मैं गलत सुन पाया हूँ, जीव असंख्यात प्रदेशी है, न कि अनंत या अनंत अनंत, तो मैंने शायद गलत सुन दिया था। अगला, पर्याप्ति पूर्ण होना, इसके दो मत हैं। एक, पहली दो पर्याप्तियां पूर्ण होते ही अपन उसे पर्याप्त मानने लगते हैं, और दूसरा मत है कि सारी की सारी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएं तब हमको पर्याप्त। इसमें पर्याप्तियों में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, 6 पर्याप्तियां शुरुआत एक साथ से करती, लेकिन पूर्णता एक एक करके पूर्ण होती। इसका एग्जाम्पल दिया गया, वो जो चेन और पुली सिस्टम होता है, तो भारी वेट उठाने के लिए, तो 6 पुली एक साथ शुरू होती है चलना, लेकिन बड़ी वाली धीरे धीरे चलती है, छोटी वाली एक अपना राउंड बहुत जल्दी पूरा कर लेती है। इसके बाद, हाँ, नो कन्वर्ट अपन ने बता दी। अब किसी का प्रश्न हो तो अपन बात करेंगे। धन्यवाद जय अंकल। जनेन्द्र। कमल अंकल जुड़ चुके हैं अपने साथ। कमल अंकल, आपसे निवेदन है कि आप भी अपनी इस बात को, चर्चा को आगे बढ़ाएं। मैं सुन तो रहा था बराबर, लेकिन चूंकि मैं सड़क पर था तो ये मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं उसमें वीडियो पर नहीं आना चाहता था। तो जैसा कि योगेंद्र जी ने कहा, विभा जी ने बहुत ही विशद वर्णन किया, हर एक चीज को कवर कर लिया। मुझे तो लग रहा था कि बिल्कुल वाणी जी ही बोल रहे हैं, उनकी सारी बातें नहीं उन्होंने अंकल, कह दी, बिल्कुल कोई ऐसा भी नहीं, पॉइंट छोड़ा नहीं। तो उसमें ऐसा मेरे नहीं। लिए जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है। और पूर्णता में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। और जो एक आध बिंदु में जिसमें थोड़ी सी कुछ कंफ्यूजन की संभावना थी, उसको योगेंद्र जी ने उसका निराकरण कर दिया। जैसे जीव के असंख्यात प्रदेशी होना और अनंत अनंत प्रदेशी नहीं है, इसी तरह से एक दो चीजें थी जो उन्होंने क्लैरिफाई कर दी। तो अब अगर प्रश्नोत्तर में कोई ऐसा बिंदु आएगा कि जिसमें मुझे कुछ विशेष बात कहनी होगी तो मैं उसमें कह दूंगा। कुल मिलाकर बहुत ही अ, प्रभावशाली प्रस्तुति रही, और उससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, और इसके लिए विभा जी बधाई की पात्र है। थैंक यू। इसमें एक, नीरज भाई, हाँ जी अंकल। जो पूर्णता की बात हो रही थी, वो पूर्णता एक और तरह से सिद्ध होती है कि आज तक किसी ने किसी पुस्तक के बारे में कवर से नहीं शुरू किया। ये पहली बार हुआ है कि कवर से शुरू किया है। ये इस बात का प्रूफ है कि बहन पूर्णता को बहुत विश्वास रखती है, उन्होंने किसी तरह कवर भी किया। नहीं, ये बहुत नीरज बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था, क्योंकि हर बुक का कवर कुछ ना कुछ कहता है और किसी की वजह से वो कवर बनाया जाता है, तो उसकी प्रस्तावना रहती है पहले चैप्टर की इस बुक का क्या कॉन्टेक्स्ट है। स्पेशली अगर मैं आईटी वर्ल्ड, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड से आता हूँ, तो जितनी भी प्रोग्रामिंग की बुक लिखी जाती है उनके ऊपर एक पिक्चर बनाई जाती है, और उस पिक्चर के ऊपर लिखा जाता है कि ये पिक्चर क्यों ली गई है, कहाँ से ली गई है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात रही कि इस बुक का, क्योंकि मेरे पास फिजिकल बुक नहीं है तो मैंने कभी कवर देखा ही नहीं था, और आज डॉक्टर विभा ने फिजिकल बुक लेकर के उसका कवर एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छा रहा।
विशाल जी, आपने एक सवाल लिखा है, अगर आप पूछना चाहेंगे क्या? आपने चैट में इसमें लिखा है। एक बात और है कि अगर ये जो है कि बहुत सूक्ष्म है, इसलिए बहुत सारे परमाणु आते हैं एक प्रदेश पर, परंतु उनका जो स्कंद रूप में परिवर्तन है वो स्निग्ध वृक्ष की वजह से हो जाता है, ये मेरी समझ में है। तो ये आप लोग बताइए कि उसी के अगर वो गुण ना हो स्वाभाविक, तो फिर वो स्कंद रूप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में नहीं लिया कि उसमें क्या होता है कि एक जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो उसमें फिर हम ये लेते हैं कि अगर दोनों रिपल्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर इकट्ठा आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो जुड़ पाते हैं, स्निग्धता को प्राप्त करते हैं। और अगर सेम आ जाए, दो प्रोटॉन्स वाले परमाणु आ जाए, तो वो रिपेल होके वो नीचे गिर जाते हैं या अलग हो जाते हैं। तो ये इसको फिर मैंने छोड़ दिया था, तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि ये अगर अलग अलग होंगे तो ही वो बन पाएंगे, स्कंद बन पाएंगे। जी, विशाल जी, आप रखना चाहेंगे अपना सवाल कि आपने? ये नहीं, आई थिंक वो तो एक मेरा डिफरेंट जो था, एक विभा जी आपने एक तो बड़ा ही मेरे लिए तो बड़ा टेक्निकल है, तो आई एम आई फील इवन नहीं द नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, ये तो वेरी एक ऐसा बेसिक। वाणिज्य का है कि हर शब्द हर सेंटेंस वो मेरा सेंटेंस बन जाए, वो वाणिज्य का ना रहे। अगर हम इस तरह से समझेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा, सुंदर पुस्तक है ये। नहीं नहीं, तो एक आपने कहा था हर परमाणु में जीव है या कभी न कभी उसमें जीव था, नहीं, हर परमाणु में परमाणु में या जीव, पुद्गल में जीव चल, था, ऐसा कुछ कहा था आपने कि हर कभी या तो उसका डेड शरीर है, कभी 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 न कभी उसमें जीव था या उसमें आत्मा थी। तो ये मुझे ये क्लैरिफाई करना, मतलब मुझे लगा कि थोड़ा टू क्लैरिफाई अंडरस्टैंड बेटर। मैं करूं? हाँ, तो उसमें ये है कि कभी ना कभी आप बताइए किसी भी चीज की, अभी 2 सेकंड के लिए इसे छोड़ दीजिए, आप बताइए कैन ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म? नहीं, ग्रोथ कैन नॉट बी पॉसिबल। बट अगर उसको हम ले लें, तो आप बताइए अगर उस चीज को भी अगर व्यवहार की तरह भी मैं इसको लूं, अभी मैं बिल्कुल निश्चय की तरह नहीं ले रही हूं, व्यवहार की तरह भी लूं, तो आप बताइए ये पत्थर है, ये पहाड़ है, ये जो भी चीज आप लेना चाहते हैं, तो इसमें मेरे शरीर निर्जीव है, पुद्गल है, इसमें ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? पहाड़ है, पहाड़ में जो भी था, आप ट्री लीजिए, कुछ भी लीजिए, एक परमाणु भी है, तो जैसे ही उसमें जीव है तब तक तो ग्रोथ है, जैसे ही वो जीव निकल गया तो ग्रोथ खत्म हो गई, बट उसके निर्जीव जो पुद्गल है या नॉन लिविंग कहिए, उसका शरीर तो है ना, तो वो शरीर एक्यूमुलेट होते 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 वो हमें किसी ना किसी रूप में दिखता है। जब वो बड़ा हो जाता है तभी इन आंखों से देख पाती हूँ, उससे पहले तो मैं देख ही नहीं पाती। तो जो लोग कहते हैं ना अंडे में जीव नहीं है, तो केवल मैंने उस पॉइंट से आपको समझाया था कि जीव की उत्पत्ति। इसमें एक थोड़ा सा फर्क है इसमें, हाँ, बताइएगा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। हम्म, परमाणु में जीव नहीं है, क्योंकि परमाणु तो पुद्गल का शुद्ध रूप है हम्म, ना, परमाणु में जीव नहीं है। लगता लेकिन दृश्य जगत में जो भी कुछ आपको दिखाई देता है, वो या तो जीवों का समूह है, या फिर जीवों के शरीर का समूह है, या उनका मिश्र रूप है, कि कुछ उसमें जीव हैं और जीव जीव यानी सशरीर जीव हैं, और कुछ केवल जीवों का पार्थिव शरीर है। तो उसमें वाणी जी ने बहुत अच्छी उसकी व्याख्या की है कि चाहे वो लोहा हो या तांबा हो या पहाड़ हो या पानी हो या कुछ हो, इसी तरह से वो उनका एक समुच्चय है। क्योंकि जितना भी निर्माण होता है वो आहारक वर्गणाओं से होता है, और जैसे कि विभाजी ने कहा कि वो तभी होता है कि जब उसके अंदर जीव का अनुप्राणन हो, उसी से ग्रोथ होती है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि परमाणु में जीव है, परमाणु में जीव नहीं है। परमाणुओं से फिर उनके स्कंद बनते हैं,
जो पहले सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं, फिर सूक्ष्म होते हैं, फिर उसके बाद और धीरे धीरे उनमें स्थूलता आती है, और वो हमारी जो पर्याप्तियां हैं उससे वो फिर आकर्षित होकर उनसे वृद्धि होती है। तो यही प्रक्रिया सभी में होती है, चाहे वो स्थावर हो चाहे वो त्रस हो, सब में यही प्रक्रिया होती है। अच्छा। और नीरज आहारक भाई, और ये ये पृथ्वी का एक जीव है जिनके शरीर या निर्जीव या सजीव शरीर आप देखते हैं सभी के, है ना, या कुछ वनस्पति कायक है, वायु कायक वगैरह में तो आप नहीं विजुलाइज कर सकते। ये दो तरह के आप देख लेते हैं, जल कायक, पृथ्वी का है। स्थावर, या जल कायक, पृथ्वी कायक, और अ, यानी अग्नि वायु का कायक नहीं देख पाते आप, विजुअलाइज नहीं कर सकते, और अग्नि तो देख लेते हैं, और बस हाँ, वायु कायक नहीं देख सकते, सबको ये आप देख लेते हैं। भाई के अंकल आप कुछ कह रहे नीरज हैं? नीरज में ये कह रहा था कि रानू का हाथ थक गया होगा बेचारे का, बहुत देर से उठाया। वो रियल हैंड नहीं है, वर्चुअल हैंड है, वो कभी नहीं थकेगा। इसलिए मैं रानू से फिर भी पूछ लेता हूँ, अनम्यूट करके पूछें अपना सवाल। हाँ जी। एक तो पहले आपका विभा जी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, बहुत कुछ समझ में आया। मेरा सवाल है पर्याप्तियों को लेके। जैसे हम बोलते जीव पर्याप्तक होता है, छह पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं। तो अगर कोई बच्चा है, जैसे हम भाषा पर्याप्ति की बात करते हैं कि हम बोलने लगते हैं, बट कोई बच्चा अगर वो 3-4 साल तक की उम्र में भी आके ना बोलने लगे, तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि उसकी भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, या कैसे उसको समझ सकते हैं अगर कोई अपनी समय आने पर भी उसकी भाषा डेवलप ना हो तो? अ, अंकल आप बताएंगे। हाँ, मेरा इसमें ये पॉइंट है बेटे, पहले भी अपन ने करा था कि पर्याप्त मीन्स योग्यता, है ना, बिल्कुल ठीक है। न कि वो उसका जो एक्सप्रेशन है वो, यही जैसे इंद्रियों के साथ होता है ना। जैसे मनुष्य है और उसे दिखाई नहीं देता बचपन से, लेकिन क्या उसके वो इंद्री नहीं है? इंद्री है, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। ऐसी अगर भाषा पर्याप्ति उसने पूर्ण कर ली है तो वो हो सकता है वो न बोल पाए, लेकिन उसे भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो गई क्योंकि उसने योग्यता शुरू के अंतर मुहूर्त में ही प्राप्त कर ली। ये योग्यता का जो है पीरियड है, ये अंतर मुहूर्त है। जीव के आते ही अंतर मुहूर्त में वो पर्याप्त पूरी कर दे, है? अगर वो पर्याप्तक हैं तो फिजिकली वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे वो अलग विषय है। अब जैसे मैंने आंख का एग्जांपल, किसी भी इंद्री का आप यूज नहीं कर पा रहे हैं और आप उसे पंचेंद्री कहेंगे, है ना बेटा? क्या जी। अंकल इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि पर्याप्ति योग्यता है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, योग्यता आ गई कि मैं आंख से देख पाऊंगी, परंतु अब उसके आहारक वर्गणाएं, जो बाकी वर्गणाएं हैं, वो उस हिसाब से अट्रैक्ट होती हैं जिस हिसाब से उसका कर्म का उदय होता है। तो वो उस बच्चे का या उस बंदे का कर्म का नामकर्म का ऐसा उदय था कि वो आंखों की योग्यता, मतलब दिखने की योग्यता पर्याप्ति होते हुए भी कर्म के उदय के कारण वो वर्गणाएं उस रूप में अट्रैक्ट नहीं हुई, जिससे कि आंख होते हुए भी उसे दिख नहीं पा रहा। क्योंकि कर्म का उदय फिर आप कैसे कहेंगे सहरे में कि अगर मैंने कोई गलत काम किया, ये कर्म बांधा था, तो मैं अब कैसे कहूंगी? तो पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, जो कि जैसे अंकल ने कहा, अंतर मुहूर्त के सबसे छोटे काल में, जो सबसे छोटा अंतर मुहूर्त होता है, उसमें वो पर्याप्ति पूरी हो गई, योग्यता आ गई। अब वो उसके बाद लगातार वो अट्रैक्ट होती रहती हैं आरक वर्गणाएं, और बाकी वर्गणाएं वो उस हिसाब से होती हैं। क्या अंकल मेरा समझ ठीक है? ये मैं आपसे परमिशन लेना चाहूंगी। नहीं, कमल और बताएंगे। वैसे मुझे जो ध्यान है कि आहारक वर्गणाएं बाद में अपना रोल नहीं करती, पर्याप्तियों तक करती। उसके बाद नो कर्म वर्गणाएं शरीर को मेंटेन करने के लिए ग्रहण करता है। कमल सही ठीक है जी, हाँ, है दैट्स ना? राइट। हम्म। सर थैंक उसकी यू। सॉरी, मतलब अंकल उसके बाद आहारक वर्गणाओं का कोई रोल नहीं है। हाँ, खत्म। पर्याप्तियां उसने पूरी कर दी, उसके बाद खत्म।
अब नहीं तो ये कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस की बात है, जो मेंटेनेंस नो कर्म वर्गणाओं तो और कबला नौकर हार से वर्गनाएं होता है। तो नहीं, आती हैं, उसमें बिल्कुल आती किताब में तो दोनों बातें लिखी हुई हैं। हाँ। किताब में तो आहारक दोनों बातें लिखी वर्गनाएं हुई हैं कांस्टेंट, क्योंकि कि बनाना तो आहारक आहारक वर्गणाएं चलती रहती हैं उसके हाँ बाद भी। अच्छा, हाँ, दोनों बातें ये लिखी मेरे हुई हैं। लिए ये नई और चीज है। मैं चलती रहती हैं। ये चलती रहती मैंने पढ़ा, हो सकता है मेरे को समझने में गलती हो गई हो, क्योंकि उसके तभी तो चेंज होता रहता है, शरीर की आकृति, शरीर का चीज, हर चीज से, और उसमें कर्मबंध का रोल आ जाता है, जो कर्म के उदय का रोल आ जाता है। तो दोनों का मिलके फिर वो उस हिसाब से अट्रैक्ट करती हैं जिस हिसाब से मेरे कर्म का उदय। मुझे तो ये लग रहा है कि नौकर्म वर्गणाएं भी आहारक वर्गणाओं का एक एक पार्ट सबसेट है। होंगी, हाँ, एक पार्ट है, सबसेट होंगी। तो बिल्कुल। वो अलग अलग वर्गणाएं नहीं हैं। नौकर्म भी उसी में होनी चाहिए। इसको मैं वेरीफाई करूंगा और फिर मैं आई विल कम बैक। हम्म, मुझे उसे और पढ़ने के बाद यही लगा कि आहारक का एक सबसेट है का ये नौकर्म वर्गणाएं। यहाँ पर एक अच्छे वाले काफी विद्वान स्वामी सागर जी महाराज आए हुए हैं, कल मैं उनसे भी ये कंफर्म करूंगा ये वाला ये पॉइंट। मैं उसका तो मेरी जो जो अब पैसेज तुम है, अपने वर्णी जी की हाँ पुस्तक का जो पैसेज है वो भी मैं निकाल के रखूंगा। हाँ, और हम्म, आप उन्हें आ- रेफर करा आप सकते मुझे हैं। फोटो भी भेज देना, हाँ हाँ, मैं कर दूंगा। स्नैपशॉट भेज। ठीक, नेक्स्ट। जी, थैंक यू वेरी मच। किसी और का कोई और प्रश्न हो तो अपन ले सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं आगे। नहीं, मैं तो ये पूछने वाला था, बड़ा बेसिक, आहारक वर्गणाएं होती क्या है? मैंने मेरे अगर बेसिक इफ यू कैन एक्सप्लेन मी, इतना मैंने सुना तो इसमें आज का। अंकल बताएंगे, उनके सामने मुझे हाँ, बोलते हुए बड़ा अजीब लगता है, इन अरे दोनों के क्यों, सामने बोलते हुए। आप प्रोफेसर इतने हो ना? विदुषी, नहीं इतने नहीं विदुषी हैं आप लोग, आपके नहीं सामने नहीं नहीं, बोलते हुए अजीब लगता है। मैन अटेम्प्ट आप करिए, अगर उसमें कुछ करेक्शन होगा तो हम कोशिश करेंगे, प्लीज। अच्छा, आपने कहा आरक वर्गणाएं क्या होती हैं, तो हम्म, आरक जो ये हमारा लोक है, इसमें ये ठसा ठस वर्गणाएं हैं। अब वर्गणाएं क्या हैं? ये पुद्गल ही है, ये जीवात्मा नहीं है, परंतु वो वर्गणाएं अपने कर्म के उदय से, अपने योग से के अनुसार, के सॉरी। अनुसार वो अट्रैक्ट होती हैं हमारे जीव आत्मा के से बंध लेने में। तो अब वो जैसे हमारे 8 कर्म हैं, तो 8 कर्म में वो डिवाइड होती रहती हैं कि कर्म के अनुसार अट्रैक्ट हुई, और फिर कितना ज्ञानावर्ण में जाना है, कितना दर्शनावर्ण में जाना है, कितना बाहर बाकियों में जाना है, वो डिवाइड होती रहती हैं। तो जो बेसिक हमारा शरीर बनाती हैं, बाहर का पुद्गल बनाती हैं, उनको आहारक वर्गणाएं हम्म कहते हैं। अब आप कहेंगे भाषा तो पुद्गल नहीं है, हम्म तो प्रश्न ये बहुत बड़ा उठता है कि भाषा ठीक है, शरीर में तो सब सब जने मान जाते हैं कि ये पुद्गल है। मन क्या पुद्गल है? हम्म, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती, क्या वो पुद्गल है? तो ये प्रश्न उठता है। हाँ, जीव के अलावा जो सब चीज भी बोलो। चीज है वो पुद्गल है। मेरे घर के अलावा अगर मैं कहूं, तो बाकी दुनिया में जितने घर हैं वो सब मेरे नहीं। अगर मैं एक एक को गिनना शुरू करूं, ये वाला घर मेरा नहीं है, ये वाला मेरा नहीं है, ये वाला मेरा नहीं है, तो इट्स ए अनएंडिंग प्रोसेस। बट हम्म अगर मैंने अपने को पहचान लिया मैं कौन हूं, तो मेरे अलावा सब चीज पर है। बस आप उस चीज को अगर समझ गए, तो आरक वर्गणाओं का रोल बहुत आराम से समझ हम्म हम्म कहना चाहूंगी। अब आप लोग बताएंगे कि मेरी में क्या त्रुटि रह गई। बहुत शॉर्ट में विशाल ये समझ लें कि अपने यहाँ हर चीज आहार से शुरू होती है। तो अच्छा, इंद्रियां और शरीर की रचना ऐसे शुरू होगी, तो उस वर्गणा का नाम जो इनिशिएट करता है सब चीजों हाँ, को, वो आहार है। फिर उसमें डिविजन्स होते चले जाते हैं, दूसरी वर्गणाएं ऐड होती नहीं, हैं। एक मैं बहन एक पैसेज में इसका आपके सामने रखता हूँ, इसमें ये बात क्लियर हो जाएगी उन्हीं के शब्दों में। आ, ये है कि शरीर निर्माण का क्या क्रम है। तुरंत वो शरीर दूसरा धारण कर लेता है मृत्यु के बाद।
शरीर को धारण करने का क्रम है। योनि स्थान में प्रवेश करते ही जीव अपने शरीर के योग्य कुछ आहारक वर्गणाओं का ग्रहण करता है, जो उसे मिट्टी, बीज, जल से, वायु तथा प्रकाश से, शरीरों के मैल से अथवा माता पिता के रजवीर से प्राप्त होती है। ये आहारक वर्गणाएं उसके साथ पुलगल बंध को प्राप्त होकर एक सूक्ष्म पिंड का रूप धारण कर लेती हैं, जो प्रतिक्षण अन्य अन्य वर्गणाओं को अपने में सम्मिलित करता हुआ वृद्धि को प्राप्त होता है। इसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। इस प्रकार थोड़े ही समय में एक सूक्ष्म पिंड तैयार हो जाता है, जो यंत्रादि की सहायता से इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं बन पाता। इसका नाम शरीर पर्याप्ति है। अब देखिए, उसके बाद भी आ रहे हैं आहारक वर्गणाएं ही। अब इस पिंड में आहारक वर्गणाओं के सम्मेल के साथ साथ कुछ इंद्रिय भी अव्यक्त रूप से प्रकट होने लगती हैं, और कुछ समयों तक यह क्रम चलता रहता है। इसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। अब इन तीनों कार्यों के अतिरिक्त सूक्ष्म रूप से कुछ समयों तक श्वास प्रश्वास योग्य आहारक वर्गणाओं का अर्थात वायु का संचार भी उस पिंड में प्रारंभ हो जाता है। इसे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। तो यानी आती ही आहारक वर्गणाएं ही, लगातार आती और है। उनसे फिर ये पर्याप्तियां होती हैं। फिर उसके बाद एक चीज सिग्निफिकेंट है, पृथक पृथक ये छहों पर्याप्तियां कुछ सेकंडों में पूरी हो जाती हैं। कुछ सेकंडों में या 1-2 मिनट में ही यह सब क्रम पूरा हो जाने पर वह जीव पर्याप्त कहलाने लगता है, परंतु अब भी उसका शरीर इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो पाता। तत्पश्चात छहों प्रकार का यह क्रम, यानी छह पर्याप्तियों का यह क्रम एक मिनट, छह प्रकार का यह क्रम युगपत चलता रहता है, उसके बाद भी चलता रहता है, साथ साथ। युगपत का मतलब साथ साथ। और इस प्रकार अपने अपने योग्य काल के पश्चात व्यक्त होने लगता है। पक्षियों के अंडों में यह पिंड कुछ दिनों में, और कीड़ों में कुछ घंटों में तैयार हो जाता है। वनस्पति का प्रथम अंकुर भी कुछ घंटों या दिनों में प्रकट हो जाता है। बराबर उन वर्गणाओं के साथ बंध को प्राप्त होता हुआ वह बढ़ता रहता है, और एक दिन सांगोपांग रूप में क्रियाशील दिखाई देने लगता है। जीवन पर्यंत इन वर्गणाओं का ग्रहण बराबर चलता रहता है, कुछ ये वायुमंडल से, कुछ सूर्य प्रकाश से, और कुछ अन्य प्रकार से। इस प्रकार वगैरह वगैरह। तो दैट इज द पॉइंट। सो दिस इज समथिंग विच इज ऑन गोइंग ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। दैट्स वेरी ट्रू। तो और इसके क्लैरिफाई बगैर तो करें आपका तो चेंज आ ही नहीं सकता। नई चीज। एक चीज अभी बीच में उठी थी, मन। क्या मन पौद्गलिक है या नहीं? जैन दर्शन के अनुसार मन पौद्गलिक है, इसीलिए उन्होंने दो में डिवाइड किया, द्रव्य मन और भाव। अब वो मन कहाँ रहता है, इसके बारे में भी कई मत हैं। वर्णी जी ने इसको हृदय स्थल पर रखा है, और दूसरे मतों के अनुसार वो कई पूरे शरीर में भी होता है। एक मत के अनुसार जहां भी आपको सेंस करना है वहां मन पहुंच जाता है, इस तरह। लेकिन द्रव्य मन पौद्गलिक है और भाव मन भाव नहीं। तो अंकल मेरा तो ऐसे इंद्रियां भी भी कहा जा सकता इसमें है कि द्रव्य मन पौद्गलिक है, क्योंकि मनोवर्गणाएं भी आहारक वर्गणाएं हैं। तो जब जहां आहारक वर्गणाएं हैं, वो तो पौद्गलिक स्ट्रक्चर का ही निर्माण करती हैं। नहीं, कोई भी वर्गणा तो हाँ, अपनी यानी पौद्गलिक बाय ही है। डेफिनेशन तो वो इसलिए तो पॉजिटिव ही। मन को पौद्गलिक ही मानना पड़ेगा। उसमें उन्होंने एक ये भी शब्द इस्तेमाल किया है कि ये एक सूक्ष्म मांसपिंड है। ये हाँ, भी यानी स्टार्टिंग में इतना सूक्ष्म मांसपिंड होता है, उसके बाद आगे बढ़ता चला जाता है। और ये 9 महीने अगर मनुष्य का जन्म नहीं नहीं एग्जाम्पल, नहीं, मन तो मन नौ की महीने बात है। मन की हाँ, ग्रोथ इस तरह से नहीं होती है। मन सॉफ्टवेयर। की बात कर रहा हूँ कि मन को मांसपिंड कहा है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म है तो इसलिए वो आप किसी तरह से दिखाई नहीं। उसको देख नहीं सकते, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, सर, इसीलिए इसमें उसको एक बहुत अनित्य भी कहते हैं। सर मन को तो यहाँ उन्होंने सूक्ष्म मांसपिंड कहाँ कहा? कहा है, मैं आपको वो मन भी को दिखा नहीं दूं। कहा, बाकी को तो कहा है स्टार्टिंग। मन को सूक्ष्म मांसपिंड कहा है, एग्जैक्टली। आई विल शो यू। आप आगे बढ़िए, मैं बता दूंगा आप।
अच्छा जब तक आप ढूंढिए कमल भाई, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग संस्मरण सुनाता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ौदा में एक हार्ट सर्जन थे हमारे टाइम के, जब हम लोग बड़ौदा थे, और वो सर भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। एक दिन एक छोटी बच्ची का वो ऑपरेशन करने गए। उस बच्ची ने बोला, डॉक्टर आप मेरा हृदय खोलेंगे? बोले हाँ। बोले कहते हैं भगवान हृदय में रहता है, मुझे देख के बताना कि वो कैसा होता है। ये बहुत रियल संस्मरण है बड़ौदा का। बहुत सुंदर। और उस डॉक्टर ने हार्ट खोला। बाई चांस उसकी कंडीशन बिगड़ती गई और स्ट्रेट लाइन आ गई। डॉक्टर ने अपने ग्लोव्स वगैरह उतार दिए और चलने लगा। इतने में असिस्टेंट बोला, सर ये तो फिर से शुरू हो गई। वो वापस आए, उन्होंने ऑपरेशन किया, सफल ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद वो डॉक्टर जब भी ऑपरेशन करता है, अपने ऑपरेशन थिएटर में अपने भगवान की फोटो रखता है, प्रार्थना करता है, और उस दिन से वो भगवान पर विश्वास करने लगा। ये सूक्ष्म मन उस बच्चे के मन में था कि भगवान उस मन में जरूर बैठा। नीरज भाई, बहुत सुंदर। मेरी एक जिज्ञासा है, जैसे ये बात चल रही है कि मन भी पौद्गलिक है, तो क्या इंद्रिय जो शक्ति है अपने शरीर की, आत्मा शरीर की नहीं, आत्मा की, तो क्या वो भी पौद्गलिक में आएगी? शक्ति कैसे इंद्रिय आत्मा में इंद्रिय इंद्रियां जो हैं, अपनी 5 इंद्रियां हैं, वो भी पौद्गलिक हैं क्या? पौद्गलिक है? नहीं, जो दिखती है मन द्रव्य को। वाली जो दिख रही है उसकी बात नहीं कर रहा, जो अपने शरीर में जो शक्ति है, सॉरी, आत्मा में जो शक्ति है, जिससे कि हम उन इंद्रियों के द्वारा जो भी अपन ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या वो सिद्ध देखो, भगवान के पास भी अब रहती है वो? एक बड़ा क्लियर कर लें। आत्मा में शक्ति, हाँ, सबसे ज्यादा शक्ति, पूर्ण शक्ति कहाँ पर है? सिद्ध भगवान। सिद्ध और वो भगवान। पौद्गलिक नहीं है हम्म, नीरज भाई, वो पौद्गलिक नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो आत्मा की शक्ति पौद्गलिक नहीं। नहीं है। तो अपन जैसे बराबर। अलग अलग जो अपन कहते हैं कि देखने की जो शक्ति है वो चक्षु इंद्री से आ रही है, या सूंघने की शक्ति अपनी घ्राण इंद्री से आ रही है, तो पर ये शक्ति तो आत्मा की है, जिसकी वजह से अपना परसेप्शन तो फिजिकल इंद्रियों से हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली आत्मा तो उसको अपनी खुद की शक्ति से पहचान रही है। इसीलिए तो इंद्रियों को दो हिस्सों में बांटा जाता है ना। सब इंद्रियों को जैसे कर्म के लिए कहते हैं कि ये द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, इसी तरह से इंद्रिय का भी कहते हैं द्रव्य इंद्रिय है। जो हम देख रहे हैं कि ये हमारी नाक है, ये द्रव्य इंद्रिय है। ये हमारे कान है, ये द्रव्य इंद्रिय है। रसना है हमारी, ये जिह्वा है, ये द्रव्य इंद्रिय है। लेकिन वो तो आत्मा की शक्ति है जो इसको ऑपरेशनलाइज करती है। इस कैपेसिटी को, ये फैकल्टी जो है हमारी, वो आत्मा की शक्ति से आती है। तो तो जो आत्मा की यानी शक्ति। वो हमारी ज्ञानेंद्रिय हुई। तो ज्ञानेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय में अंतर ठीक है ठीक ना। ठीक। तो आत्मा की जो इंद्रिय। हर इंद्रिय की एक वो क्षमता है जिससे कि वो इंद्रिय ऑपरेशनलाइज होती है। जो इन्होंने अभी विभाजी ने एक जिज्ञासा व्यक्त की थी, या विभाजी ने नहीं, उसने रानू ने विशाल। रानू ने कहा था ना कि बच्चा नहीं बोल पा रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि उसमें पर्याप्ति नहीं हुई है? नहीं, पर्याप्ति है। उसकी वो इंद्रिय है। तो जो उसमें कठिनाई है वो द्रव्य इंद्रिय के स्तर पर है। उसके कारण तभी तो वो सर्जरी से ठीक हो सकती है ना, अगर ठीक होने हम्म। वाली है तो। तो तो आत्मा की जो शक्ति है उस हाँ, आत्मा की इंद्रियों शक्ति को तो है, ऑपरेशनल करने की। क्योंकि हम्म। वो पंचेंद्रिय जीव है। हम्म। उसमें वो शक्ति है। तो जो शक्ति का द्वेंद्रिय कुछ है, नाम है? हम्म। उसमें रसना है, वो भी बोल सकता है, यानी हम्म। अपनी भाषा में बोलेगा जो भी कुछ करेगा। हम्म। तो वो तो है। हम्म। लेकिन जो स्थावर है, वो उसमें वो शक्ति नहीं है। तो हम्म। इसी तरह से होता है। तो वो ऑपरेशनलाइज होगी कि नहीं होगी, ये द्रव्य इंद्रिय की स्तर की बात है, या कर्म का कर्म। विपाक मान तो सकते इसका हैं कुछ नाम दिया उसके गया है कि कारण। जो आत्मा के लेवल पे जो कोरिस्पोंडिंग शक्ति है, कि भाई जैसे हाँ देखने की शक्ति, उसका कुछ नाम है क्या? ज्ञानेंद्रिय तो एक शब्द हो गया जिसमें सारी सब आ गई वो, पर क्या हाँ इंडिविजुअल नेम्स भी हैं क्या, कि जो आंख से देख करके आत्मा जैसे पहचान रही है, देख रही है, हाँ। का कुछ नाम दिया गया है कि 5 इंद्रियों के कोरिस्पोंडिंग?
नहीं, वो उसी की नहीं, ज्ञानेंद्रिय है, वो दृष्टि उसकी दर्शन की उसकी दृष्टि की चक्षु ज्ञानेंद्रिय है, चक्षु ओके। की ज्ञानेंद्रिय है, चक्षु की ज्ञानेंद्रिय है, श्रोत्र की ज्ञानेंद्रिय है, और घ्राण इंद्रिय की ज्ञानेंद्रिय है। सबकी अपनी अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग द्रव्येंद्रिय के करस्पॉन्डिंग। और वो फिर जीव के स्तर पर है, जीव की क्षमता के स्तर पर है। जी जी। अंकल, क्या इसे ऐसे कहा जा सकता है कि आत्मा में इतनी अनंत शक्ति है कि उसको ये डिविजन करने का वो नहीं है कि ये वाली शक्ति ज्ञान में जाएगी, ये वाली शक्ति आंख देखने में जाएगी, ये वाली शक्ति, क्योंकि देखिए, अनंत शक्ति है, शक्ति रूप में तो सभी आत्मा सभी बराबर है। चीज में बराबर है। लेकिन बिल्कुल। लेकिन जिस कर्म। नाम कर्म से जिस शरीर में आत्मा इस समय विद्यमान है, तो उसकी जो लिमिटेशंस हैं उनके अनुसार वो शक्तियां एक्सप्रेस होती हैं उसी के हिसाब से। तो कर्मानुसार। जीव की जो शक्ति है, आत्मा की जो शक्ति है, वो तो असीमित है, अनंत चतुष्टय सभी के अंदर है। कितना एक्सप्रेस हो रहा है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एवोल्यूशन की, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की किस स्टेज पर हैं। कितना कर्म का उदय है उस पे नहीं डिपेंड करता। वही उसी की बात है ना, वही इस कर्म कर्म के कारण ही तो आप एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की एक पर्टिकुलर स्टेज पर हैं। और फिर अपने पुरुषार्थ से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं या पीछे जा सकते हैं या वहीं पे खड़े रह सकते हैं। अब स्वाति से भी पूछ लो, नहीं मेरे उसके पेट में दर्द हाँ, होने लगेगा। नहीं नहीं, मेरा तो एक प्रश्न है और एक टिप्पणी है। तो प्रश्न ये है कि ये जो हमारा ये मन जो कहते हैं, तो ये वाली बात जो आपने कही, हृदय में, हृदय के पास होता है या हृदय पे मन कहा गया है, या मतलब अपने जैन लिटरेचर में ये जो आपने कहा था कि वाणी जी ने इसको हृदय के पास बताया है, और तो क्या ओवरऑल जैन लिटरेचर में क्या बताया गया है? मतलब ये हृदय के पास ही, या ओवरऑल जैन लिटरेचर में भी अलग अलग है कि कोई कहता है पूरे बताया शरीर ना। में फैला हुआ है हाँ, कोई? 2-3 बातें हैं इसमें बेटे। एक तो हृदय स्थल और जगह भी आया है वर्णी जी के अलावा, दूसरा पूरे शरीर में मन व्याप्त है, और तीसरा जहां वो सेंस उपयोग लगता है उसका, वहां पर मन पहुंच जाता है। इस तरह से ये 3 मत हैं। एक एक अच्छा। मत मैंने दो ये पढ़े हैं। एक तो ये कि हृदय स्थल में है, दूसरा जो स्टर्नम कहते हैं यहाँ पे, जो इसके बीच बीच में यहाँ पे एक हाँ, ट्रायंगुलर वो एक भी। ये बोन होती है, उसको स्टर्नम कहते हैं। तो सॉरी, एक सोलर वो भी है। प्लेक्सस इसको कहते हैं, सोलर तो प्लेक्सस को 4 हो गए, 4 मत हो गए। हाँ, तो कहाँ उसका कहाँ पे अंकल, कहाँ पे बता रहे? ये सोलर प्लेक्सस सेंटर, कहते हैं ना, इस पे एक घुसा मारिए आपको सेंटर, तो देखिए एकदम हाँ एकदम स्टन हो जाएंगे इससे। हाँ ये हाँ हाँ एकदम हाँ, सेंटर। ठीक। पसलियों हाँ के हाँ। बीच में। स्टर्नम कहलाता है। अब हमें sternum। गिल्टी फील होता है ना, तो इधर ही फील होता है। जैसे दिल अगर तो आप दिल अपने तो दिल तो दिल इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, स्टर्नम के थोड़ा नहीं, सा मतलब लेफ्ट मैं है। ये कह रही हूँ, ये जो आप सेंटर बता रहे हैं, जो सोलर प्लेक्सस वाला, जब गिल्ट फीलिंग होती है तो इधर होती है। हाँ अ, घबराहट घबराहट वही वही होती है। वही होती है, गिल्ट फीलिंग होती है। तो बाकी मैंने ये देखा है कि जहां उपयोग लगता है वहां मन पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पे हाँ। शक्ति वहां पे केंद्रित हो जाती है हमारी। मन केवल तो शरीर के अंदर ही नहीं, मन तो कहीं भी जाता है ना, मन तो भागता रहता है इधर उधर, तभी तो उसको हम्म, मक्कट कहा जाता शरीर है। के बाहर भी, हाँ हाँ, शरीर के शरीर के प्रायः बाहर तो भी बाहर। बाहर मन ही, होता है। प्रायः तो बाहर ही रहता है वो। तो इसीलिए तभी और तो दु, हाँ, तभी तो उसको नहीं, पर समय कहते हैं ना, उस समय व्यक्ति को वो दूसरी जगह ही रहता मस्तिष्क और हृदय हाँ, में क्या अंतर हुआ फिर? दोनों का कार्य अलग है, तो मस्तिष्क में क्या है फिर? है। अपने माथे में क्या है? देखिए, ये अलग अलग वो हैं, सिस्टम्स हैं, तो उनको फिर इक्विवेलेंस आप इस तरह से बिठा नहीं पाएंगे। तो अब एक आप एनाटॉमी के स्तर पर अगर आ जाएंगे, तो उसको फिर जैन दर्शन से आप नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे अगर आपने ये जियोग्राफी पढ़ी हुई है,
तो आप उसको फिर जैन कॉस्मोलॉजी से नहीं जोड़ सकते कि कहाँ है भाई भरत क्षेत्र, कहाँ है, क्या उसका विस्तार है, आप नहीं इसमें लग सकते। तो यू हैव टू, देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट विच इज इन्वॉल्व्ड। तो उसमें तीन चीजें हो गई, एक मन, हम्म बुद्धि और आत्मा, राइट? तो बुद्धि और मन अलग अलग होगा अंकल, या बुद्धि मन सेम माने? तीन चीजें हो गई, राइट? जो कई बार बातें होती हैं नहीं, जो आई थिंक मन जैन धर्म को में। हाँ देखिए, इंद्रियों को उनके विषयों से जाना जाता है ना। हाँ। उसी से तो आप आइडेंटिफाई करते हैं ना कि हम्म जो देखता है वो चक्षु इंद्रिय है ना, जिससे देखा जाता है, जिसके माध्यम, हम्म देखता तो जीव है जो हम्म जिसके माध्यम से देखा जाता है, जो चैनलाइज करता है उसको। इसी तरह से जिसके माध्यम से सूंघा जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसका, वो घ्राण इंद्रिय है ना। हम्म तो हम्म। मन का विषय क्या है? मन का विषय क्या है बुद्धि बताइए। हो गई मतलब। नहीं, मन का विषय बुद्धि नहीं है। हाँ। मन का विषय सारे विचार है। विषय। मन का मन विषय का विचार। विषय विचार। चार। विचार। अच्छा, विचार। ठीक है। हम्म। तो जिसमें संकल्प विकल्प सब बनते हैं, वो मन है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि को अगर आप बोध के साथ देखें, डिराइव तो उसी से हुआ है। तो वो फिर एक उसका एक एग्जाल्टेड लेवल बन जाता है। उसमें ये हुआ कि जिसमें विवेक है, जिसमें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है, वो उस रास्ते पे जा रहा है, वो उसे आप बुद्धि कहते हैं। हम्म। लेकिन एज पर जैनिज्म, मतलब बुद्धि, मतलब मन, बुद्धि और आत्मा, हम बोल रहे हैं आत्मा है जो जीव है, राइट? वो अलग है, वो बुद्धि हाँ। से अलग है, वो मन से अलग है, नहीं वो बड़ा वो क्लियर, नहीं, राइट? बोधि भी अगर आप बोधि शब्द का देखें, दो भी इस्तेमाल, आत्मा ही है, एक तो तरह वो से भी बुद्धि माना जाए। वो भी जीव का ही गुण है, हाँ क्योंकि जीव का जो लक्षण है वो हाँ यही है ना। हाँ हाँ उपयोग ही तो ज्ञान लक्षण और है, दर्शन। जीव जीव हाँ का लक्षण उपयोग है। और हाँ हाँ। उपयोग किससे आता है? उपयोग तो इसी से आता है। ज्ञाता हम्म दृष्टा उसका स्वभाव है। तो वो तो हम्म बुद्धि का ही पर्याय हो गया ना। वो तो हम्म। उसका स्वाभाविक गुण है उसका। ठीक ठीक है। ठीक है। विशाल कहीं माइंड की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, मतलब माइंड दिमाग। वही है कि हम बोलते हैं माइंड तो ब्रेन, राइट? ब्रेन हो, एक हो गया मेमोरी का फंक्शन हो गया, हाँ एक हो गया कि मन हो गया तो आपके विचार का बताया आपने विषय हो गया, हाँ। राइट? और बुद्धि, कई बार बुद्धि इन द प्रैक्टिकल पैरेलल लिया जाता है, अब जैसे मेमोरी से लिया आप जाता है, माइंड अगर से लिया कॉमन जाता है। पार्लेंस में ही देखें तो आप माइंड को ब्रेन तो नहीं कह सकते ना, हाँ हाँ, है ना। सही बात है, ब्रेन यू तो एक कांट। फिजिकल हो तो गया। हाँ। तो क्या माइंड मन को कहते हैं? मतलब मन का इंग्लिश क्या है? मन का इंग्लिश क्या है? मन का इंग्लिश माइंड है। माइंड है। हम्म और क्या अच्छा। कहेंगे आप, वही होगा। हाँ नहीं, हाँ शायद वहाँ ट्रांसलेशन मिलेगा भी नहीं ज्यादा। हाँ। माइंड ही होगा, और तो नहीं होगा। और तो गिल्टी कोई, कॉन्शियस माइंड में नहीं होता, फिर गिल्टी कॉन्शियस हार्ट में होता है। वो चूंकि वो उसमें या इसलिए हो गया कि हार्ट में आप उसका लोकस ढूंढते हैं ना। आप ये कहते हैं कि हार्ट में स्थित है मन, है ना। तो इसलिए वहां से नहीं, हो गया। पर अभी तो तय हुआ सेंटर में है और वहीं स्वाति फील करती है गिल्ट। तो एक मेरा क्वेश्चन ये था कि जब जीवन की शुरुआत हुई, जब सब आत्माएं शुद्ध थी, तब तो कोई कर्म नहीं था पूरा, जब नहीं, इनिशियली तो स्टार्ट हुआ जीवन तो की फिर। नहीं, आप यहाँ पर फिर आप दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। यहाँ हाँ, हमारे यहाँ तो अनादि है, अनंत है ना। अनादि अंत है। हाँ, तो उसमें कोई शुरुआती नहीं है। तो कभी, तो हमेशा कभी जीव ये आप शुद्धात्मा की ये तो स्टेज पे आप नहीं ये रही, समझिए ना कि आप एक वो सर्कल साइकिल से ही लीजिए, रही है। और सर्कल मुझे बताइए कहाँ से शुरू होता है। हाँ हाँ हाँ। सर्कल तो नहीं कहीं से शुरू होता ना। तो ऐसा दूसरा कभी स्टेज विशाल नहीं एक था कि शुद्ध, कि जीवात्मा जो शुद्ध थी बाद में उसमें नहीं, कर्म जीवात्मा बढ़ते ऐसा गए, नहीं ऐसा था। नहीं हुआ कभी? जीवात्मा नहीं, जीवात्मा सदैव से संयुक्त है, कर्म के साथ संश्लिष्ट संबंध है अच्छा जीवात्मा का। और अच्छा। पर पुरुषार्थ से जिन्होंने उसको अलग कर लिया है कर्म से, तो वो वो साइकिल से निकल मुक्त हो गए, गए। वो साइकिल से निकल गए, ठीक। विशाल, लेकिन तुम्हारे इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में एक ही पॉइंट आएगा कि अगर मानो हाइपोथेटिकली शुद्ध थी, तो शुद्ध थी तो यहाँ क्या करेगी वो? वही वही संसार में बोला। वो क्यों तो ऊपर आएगी? जाके बैठ जाएगी। वो वो तो तो फिर ऊपर जाके संसार बैठ में ही है। जाएगी। वो तो वन वे ट्रैफिक है। हाँ, वन वे वन ट्रैफिक है, वे स्ट्रीट है वो। वन वे वो वो स्ट्रीट है। अशुद्ध निकले हो गए सारे तो जीव। फिर उसके बाद तो अशुद्ध होने का कोई प्रश्न नहीं उठता ना। ये अच्छा, तो हमारा ठीक है। बेसिक बेसिक टेनेट है जैनिज्म का। हाँ,
ठीक कि है। ऐसा शुद्ध कहना के है कि शुद्धि के निगोद से बाद, निकले। आत्मा की शुद्धि के बाद फिर जीवन मरण नहीं होता तो निगोद से ये निकले तो सारे जीव, ऐसा कहते हैं कि निगोद से यात्रा शुरू हुई है। है। निगोद से शुरू हुई है यात्रा, निगोद से निकले सारे जीव। क्योंकि वहां पर मेजोरिटी है, मैं ऐसा बहुत कहते हैं, आनंद मुझे नहीं मालूम, मैं तो आनंद। जस्ट एक हाँ, पॉइंट। नहीं नहीं नंबर्स नहीं, काउंट तुम्हारे करें बारे तो में तब तब हो सकता है ये नंबर अगर नहीं आप नहीं, काउंट वो तो करें। वहीं से, हाँ वहीं से आए हैं सारे के सारे। कि वो सिद्धांत आता ना और कि 48 भाव मनुष्य के मिलते हैं, जिसमें 16 महिलाओं के, 16 पुरुष के, 16 नपुंसक के, उसमें 8 पर्याप्तक होते हैं, 8 अपर्याप्तक होते हैं। फिर उसके बाद वो वापस निगोद में चला जाता है, एक सागर के बाद फिर दो शुरू करता है अपनी यात्रा। 2000 सागर, 2000 सागर तक अगर आपने नहीं अपना हाँ, कल्याण किया तो बैक टू पेवेलियन। किसी ने मुझे एक सवाल किया था, मतलब जैनी है, कि मैथमेटिकली एक बात बताओ कि अगर सरिया इस संसार में जीव हैं और एक एक करके मोक्ष में जा रहे हैं, जब एक एक करके जा रहे हैं तो कभी संसार खाली हो जाएगा। उसका बड़ा अच्छा जवाब ये है, अगर वो मैथमेटिक्स थोड़ी भी जानता है, इनफाइनाइट माइनस वन इंफिनिटी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी इज वन, इक्वल टू, उससे ही माइनस वन पूछ इक्वल लो। टू इंफिनिटी। इनफाइनाइट। वही जवाब तो मैंने वहां दिया तो कि तुमने, नहीं वहां फिर तो मान लिया नहीं, तुमने। जीवों की संख्या इन्फिनिटी भी नहीं है ना, जीवों की संख्या तो अनंत अनंत है। अनंत अनंत है। तो इनफाइनिटी, अनंत इंफिनिटी और टू अनंत इंफिनिटी। अनंत में अंतर है। इनटू इंफिनिटी। मतलब जिन्होंने पूछा वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन ही है, पढ़े लिखे और बहुत हाई लेवल पे हैं। पर तुमने ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया उन्हें। नहीं, यही बताया मैंने, कहा कि भाई तुम मैथ्स जानते बस, हो, पूरी इसका क्या जिंदगी जवाब भर था? इंजीनियरिंग की है, एमबीए किया है, इतनी टॉप पोजीशन पे कंपनी चला रहे हो, तो इनफाइनाइट माइनस वन इक्वल टू कितना होता है ये बता दो। हाँ, तो बोला होता बस। तो इनफाइनाइट ही है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल सेंस में सोचूं, मैथ्स को छोड़ दूं, तो एक एक तो कम हो ही रहे ना, एक एक करके तो जा ही रहे ना, पैदा तो हो नहीं रहे हैं। जैन नहीं, धर्म में कम क्लियर लिखा इंफिनिटी। है। कम कहाँ हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, जीव जितने जीव हैं उतने ही नहीं रहेंगे। भी रहेंगे। हाँ, नहीं उन्होंने कम दो नहीं हो नंबर रहे हैं, दिए कि एक कम तो नहीं कोई हो रहे नया हैं। जीव पैदा नहीं हो रहा है, और कुछ जीव हैं संसार में और एक एक करके जा रहे हैं, तो फिर वहां पर उनका वो हाँ सेटिस्फेक्शन लेकिन उनको उनकी नहीं मिला। गति देखिए ना, जाने की गति तो देखिए ना क्या है। हम्म। वो तो बताया जाता है ना कि 6 महीने और इतने दिनों में कितने, 6 महीने और क्या 8 18। समय, हाँ, तो वो आठ उसमें कभी समय, आठ खाली, समय, 8 समय। 6 महीने और 8 समय आठ में समय, कितने तो जीव उन्होंने कहा कभी 608। खाली नहीं होगा, 608 इतने जाते सारे हैं। हैं कि कभी खाली नहीं होगा। पर उन्होंने कहा कि फिर भी आप ये कह रहे हो कि कोई पैदा नहीं हो रहा और एक एक करके जा रहे हैं, उस सेंस में देखो, सारे मैथ्स छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, इतने सारे हैं, पर आपने एक तो बात कही। मैथ्स नहीं छोड़ो ना, मैथ्स के प्रोफेसर कैसे मैथ्स छुड़वा रहे हैं? हाँ। ये तो गलत बात एक है ना। बात। और दूसरी, अनंत की परिभाषा क्या है? खर्च करते रहें लगातार, उसमें कुछ इनपुट न डाला जाए, फिर भी वो खत्म ना हो, खत्म तो ना वो हो। इंफिनिटी। तो परिभाषा ही बेसिक ये नहीं नहीं, है ना। सही बात। तो नहीं फिर तो वो अंकल, मैथ्स पढ़ाने के लिए अगर वो क्वालिफाइड नहीं है। अगर अगर अंकल ये माना जाए, जैसे अभी आप कह रहे थे कि निगोद से ही स्टार्ट हुए, तो वो तो मैंने जो कहा था, अंकल ने अनादि नहीं कहा अनंत था। मानते हैं वो तो फिर नई बात मानेंगे ना। क्या अनादि क्या क्या? तो, अगर हमने कहा निगोद से ही सब जीव आए हैं, दैट हम्म, मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट इज निगोद। हम्म, बट अनादि अनंत हम बोलते हैं, तो हम्म। अनादि मतलब कि कोई उनका स्टार्टिंग नहीं है, तो हम उसे ये तो नहीं कह सकते कि हमेशा अच्छा, निगोद नहीं नहीं, बहन बहन का इसका बड़ा रहेंगे। सिंपल एक जवाब ये है हम्म, कि इनफाइनाइट टाइम से आप अगर निगोद में हैं, जैसे नित्य निगोद है, उससे कभी कोई निकले ही नहीं, अनादि से है, तो वहां पर भी तो जीव अनादि ही माना जाएगा ना। अनादि ही चाहे वो माना नि, है। वो चाहे वो पैदा नित्य में नहीं। हो, या इतर निगोद में हो, या संसार की व्यवहारिक राशि में हो, नहीं, वो लेकिन ये कह उसकी रहे हैं कि पैदा जीव नहीं का हो रहे हैं निगोद स्टार्टिंग में। नहीं है। हाँ, हैं? निगोद स्टार्टिंग में नहीं पैदा है। नहीं हो रहे हैं, निगोद में हैं, वो इनफाइनाइट है और हमेशा से हैं, पैदा नहीं हुए हैं, यात्रा वहां से शुरू हो गई, पैदा, सब इकट्ठे हैं। बस, उनका कोई ओरिजिन नहीं हाँ, इस वो हाँ, क्रिएट नहीं हो रहे हैं वहां पे, वो थे, हैं, और वहां से निकल गए, एक चक्कर लगाएंगे 2000 सागर का, और वापस वहीं चले जाएंगे, फिर चक्कर लगाएंगे, फिर वहां पहुंच जाएंगे। और कुछ ऐसे भी निगोद हैं जिन्हें नित्य निगोद कहते हैं, वहां से ना निकले ना निकलेंगे। निकलेंगे वो ही नहीं। नित्य है। अलग अलग क्लासिफिकेशन। एक बिंदु अभी उठा था, विभाजी ने कहा था कि कहाँ लिखा है इसमें कि मन सूक्ष्म मांस पिंड होता है। ये पृष्ठ 27 पर मैं पढ़ रहा हूँ। उसका पृष्ठ 27 के अंतिम 2 वाक्य पढ़ूंगा केवल।
आहारक वर्गणा से स्थूल पदार्थ बनते हैं। ये योगेंद्र जी के लिए भी है। सभी स्थूल सूक्ष्म तथा सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंधों से शब्द प्रकाश आदि का निर्माण होता है, इसलिए वे उसकी अपेक्षा कम स्थूल है। मनोवर्गणा से मनुष्यादि का सूक्ष्म मांस पिंड रूप मन बनता है, इसलिए सूक्ष्म है। कहाँ अंकल शरीर निर्माण क्रम में है? जी, कहाँ शरीर निर्माण क्रम में आपने बताया है? ये नहीं, ये पुद्गल में है। अच्छा। पुद्गल पेज परिचय, नंबर। पुद्गल परिचय ये आपका ही विषय है, पुद्गल हाँ हाँ, परिचय। नहीं नहीं बिल्कुल है। हाँ, तो नहीं, 27 पे, पृष्ठ 27 हाँ, के अंत में। समय हो गया अंकल, चर्चा अच्छी चल रही है, हाँ, कर हाँ मुझे सकते जी पता हैं। नहीं आपका, आपके पास कौन सा नहीं, संस्करण है। मेरे पास जो है उसमें 27 का अंतिम पैरा है, नहीं, ये मैं उसमें मैं है। बिल्कुल पढ़ लूंगी। फिजिकल जरूर बुक है होगा अंकल तो 27 मुझे नंबर भी या समझ आ पीडीएफ है? गया। मैं आपको भेज भी देता हूँ ये, नहीं पीडीएफ में नहीं, 27 नंबर बोल रहे हैं आप अंकल? हाँ हाँ, हाँ, मैं पीडीएफ मेरे में पास 27 मूल पुस्तक है, मैं में अलग उसी है में पेज देखती नंबर। हूँ। है। मूल समा, पुस्तक में पेज नंबर अलग है, पीडीएफ में पेज नंबर अलग है। नहीं, आपने जो मुझे भेजा है पीडीएफ, हाँ ये हाँ, हाँ वो उसमें से पढ़ रहा पीडीएफ। हूँ। हाँ, उसके साथ तो हाँ। प्रभा जी शायद वो बुक में से देख रहे हैं। हाँ, उनके अरे पास बुक में वो फिजिकल अलग बुक है। थोड़ी है, यानी टेक्स्ट वही है, पर पे, पेज हाँ, नंबरिंग में फर्क हो पेज जाता पेज है। नंबर। नंबर नंबर अलग है, डिफरेंट है। कंटेंट सेम एक है। 27 पीडीएफ से 27 का लास्ट पेज देख लीजिएगा। तो हाँ, मैं ये कह रही हूँ भाई के अंकल, ये तो खैर सेशन तो डॉक्टर विभा बहुत ही अमेजिंग रहा, बहुत कुछ लर्निंग का है। फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा तो कॉन्सेप्ट बेस्ड वो डिटेल हो गया है, लेकिन अच्छा है, हम शायद परिपक्व हो चुके हैं। तो वो, लेकिन मेरे को जो सबसे ज्यादा बात अब ध्यान रहेगी इस सेशन की, वो वाईके अंकल की ये बात है कि जिस चीज पे ज्यादा आसक्ति रखोगे वैसे हो जाओगे अगले भव में। तो मैंने कहा श्रृंगार से ही नहीं, मैं तो किसी चीज से आसक्ति नहीं रखती हूँ ताकि जन्म मरण छूटे। मतलब ये कभी सोचा ही नहीं कि लेडी श्रृंगार करती हैं तो उससे अगले भव में। अति, एक वर्ड है अति, अति श्रृंगार, है ना। अपने हाँ, 16 श्रृंगार का वर्णन है, करना अच्छा। चाहिए, लेकिन अति वाला, अति अच्छा गड़बड़। अच्छा है, चलिए मैंने ये पॉइंट बोला जिससे ऐसे श्रृंगार में रोक नहीं लगेगी हमारे। हाँ। हाँ। कमल भाई, बस एक पॉइंट शायद और था, मन के विषय सारी इंद्रियों के विषय भी कहे जाते हैं, है? विचार हाँ तो हर एक जगह जाएगा। हाँ, विचार के सारी लिए तो इंद्रियों कोई, के विषय में। विचार के लिए तो कोई रोक ही नहीं है ना, विचार तो कहीं भी जाता है। चलिए नीरज भाई, ये अब अंकल। बस एक रिक्वेस्ट है नीरज भाई, हाँ जी। विभा जी को अगली बार लेक्चर मत देना, नहीं इतना उथल पुथल कर देती हैं कि खत्म करने का मन ही नहीं होता। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे स्पीकर भी तो चाहिए अंकल कभी कभी बीच में, ताकि ज्ञान हमारा बहुत अच्छे से समझ में आए, बात अच्छी, चर्चा अच्छी चले। ये बहुत बढ़िया रहा। बहुत अच्छा रहा, बहुत लेकिन एक एक वोट ऑफ थैंक्स वर्णी जी के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हाँ इतना इतना गूढ़ विषय, और उसका एक एक शब्द उनका इतना सारगर्भ है कि उसको आप इधर से टच से मस नहीं कर सकते। सही बात है। बहुत वाकई, नहीं, ये क्या टॉपिक बहुत किस अच्छा है तरह की अंकल। विद्वत्ता थी उनकी, हम्म। और उसके साथ अभिव्यक्ति की शक्ति भी। विद्वत्ता ही काफी नहीं होती है, अभिव्यक्ति भी हम्म। बहुत ठीक है। सब कुछ गूढ़ विषय है, बातों में। लेकिन वाह। इसको पढ़ने से चाहे थोड़ा कम समझ में आता हो, लेकिन समझ में आता है, और कोशिश रहती है कि हाँ, हमको इतना नहीं पता, थोड़ा सीखे तो सही। नहीं, बार बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उसके परतें खुलती चली जाती हैं अर्थों की। सही बात है अंकल। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा सेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। अब अपन सेशन कंक्लूड करते हैं, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नहीं सेशन नहीं, लिया और सारा पूरे पॉइंट्स कवर किए, और चर्चा के लिए काफ़ी चीज़ें आपने सबको उत्साहित किया कि चर्चा आगे चले। फिर वाईके अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल अंकल थोड़ा पीछे थे आज, इसलिए आपने पहले लिया, इसलिए आपका और धन्यवाद। कमल अंकल नहीं, इतना लेकिन मैंने चर्चा। मिस कुछ नहीं किया, मैं पहले हाँ पहले क्षण से मैं हाँ। बराबर सुन रहा था, और इसीलिए मैंने कार्यक्रम बदला, और मैं और परिवार को सबको छोड़ के फिर हम्म। दूसरे को किसी के साथ आया, जिससे कि मैं जल्दी से निकल आऊं, नहीं, क्योंकि बहुत मैं बढ़िया अंकल। विभा जी का मिस नहीं करना चाहता था। हाँ
नहीं नहीं, आपको जैसे मैंने ऑनलाइन बहुत देखा बहुत ना आपको धन्यवाद अंकल। पार्टिसिपेंट लिस्ट में, जैसे मैंने आपको देखा तो मैंने कहा कमल अंकल हैं, तो मैं मैसेज करता हूँ कि मेरे हाँ, को, तो मैंने हमारा क्या बराबर assume- चल रहा था कि मैं अपनी प्रोग्रेस बताता था, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जिसको कहते हैं ना। आई वाज कीपिंग हिम इन्फॉर्म्ड कि मैं अब यहाँ पहुंच गया, अब इतनी दूर हूँ, 20 मिनट हूँ, अब आप योगेंद्र जी से शुरू कर दीजिए, मैं तब तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं मैंने फर्स्ट वीडियो इंस्टेंस पे में नहीं आ एज्यूम किया। सकता। हाँ, मैंने एज्यूम किया फर्स्ट इंस्टेंस कि आप जा रहे हैं फंक्शन में रादर देन आ रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं आपसे नहीं, पूछा कि आपको वो पहले जो मैंने बुलाया। आपको भेजा था ना, आई हैड सेंट यू हाँ एट, हाँ, हाँ, फिर तो मुझे दैट समझ वाज में आया कि फ्रॉम मैं, 4:30 ऑनवर्ड, हाँ, तो 7:30 बजे अंकल तक आपको चला बहुत था। बहुत बधाई हो, बिटिया शुक्रिया की शुक्रिया, बहुत अच्छा इतना रहा उसका। अच्छा उसने किया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको हम्म, नहीं, बहुत सब बहुत पर। धन्यवाद अंकल। आप नहीं होते कमल अंकल तो थोड़ा सा मनोबल भी कम होता है और ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ मिसिंग है, आज सेशन में मज़ा नहीं आएगा। पर आपके और वाई के अंकल दोनों के होने से हमें ये कम से कम इतना मनोबल तो मिलता है कि जो हम कह रहे हैं उसमें जो त्रुटि होगी उसका करेक्शन होगा, हम गलत चीज़ नहीं सीखेंगे और हमें उसके आधार पे और भी ज्ञान हमें आगे मिलेगा। ये एक लेकिन मेरा जो सेशन था उसमें तो कोई मेंटर था ही नहीं, क्योंकि मैं तो स्पीकर था और जो मेंटर साहब थे वो क्रिकेट देख रहे थे। उसमें मेरी गलती थी शायद थोड़ी सी कि मैंने क्रिकेट पे ध्यान नहीं दिया ज्यादा। और खुद क्रिकेटर है, खुद क्रिकेटर है। मैं खुद खेलता हूँ ना, इसलिए मैं दूसरों का नहीं देखता हूँ कि ठीक है तुम अपना खेलो, मैं अपना खेलता हूँ। नहीं, अब मैं ध्यान रखूंगा, आगे कोई भी मेजर टूर्नामेंट होगा तो अपन टाइमिंग उसकी डेट्स और समय देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने समय लेट तक रुकने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अपन सेशन को यहाँ एंड करने के लिए जिनवाणी स्तुति प्ले करते हैं। मैं जरा शेयर करता हूँ। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान दे, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नभो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।